हाँ, ये एक्स्ट्रा वाले प्रॉब्लम्स में से क्वेश्चन नंबर 1 था ना। ये देखो, ये पूरे सम की कहानी है ना, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इधर ड्रॉ करके रखी है। होमवर्क करने वाले सम पढ़ वढ़ तो लिए ही होंगे, फिर भी मैं अपनी अलग स्टाइल में उसको पेश कर रहा हूँ। ये देखो मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन में जो पैराग्राफ था ना उसको ड्राइंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पता है कल के लेक्चर में वो बड़ा चांद छोटा चांद मैं पूरा ड्राइंग से सिखाया था ना, तो ड्राइंग से बहुत सिंपल हो जाता है। फॉर मी ऑल्सो इट बिकम सिंपल टू कन्विंस माई स्टूडेंट्स। इस सब में क्या था ना, 2 आदमी थे, सुजॉय और अजय। ओके, और सुजय ने पहले अजय को गिफ्ट किया। ओके, और डिटेल दिया था कि सुजय ने वो चीज 12-13 में खरीदी थी, एक्चुअली 75 लैक्स में खरीदा था उससे प्रॉपर्टियां, लेकिन 2% ब्रोकरेज दिया था। और ब्रोकरेज में पता है कितने लोग का धोखा क्या होता है, अंधाधुंध ट्रांसफर एक्सपेंस में डाल देते हैं, लेकिन खरीदते टाइम ब्रोकरेज होता है तो ऐड टू द कॉस्ट। तो एक्चुअली क्वेश्चन में तो 75 लैक्स था, मैंने ब्रोकरेज मिला के डायरेक्ट लिखा है। ये तो सुजॉय ने जब खरीदा तब, और उसने जब गिफ्ट किया ना अपने अजय को, तब उस वक्त उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 98 लैक्स थी। फिर बाद में अजय ने वो प्रॉपर्टी को आगे जाके बेच दी 130 लाख में। ये सब डेटा सब में दिया हुआ है। ओके, अब ये वाला ट्रांजैक्शन तो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 47। अब अगली सेल के लिए ना इन लोग ने 2 सिचुएशन दी है कि अगर सुजॉय और अजय फ्रेंड्स है तो क्या, और वो लोग दोनों भाई है तो क्या, दोनों सिनेरियो में सॉल्व करना है। उससे फर्क क्या पड़ता है मैं, अगर ये लोग दोनों दोस्त है तो दोस्ती यारी में गिफ्टिंग होता है ना, तो रिसीवर को टैक्स भरना पड़ता है, गिफ्ट के रिसीवर को। तो इधर रिसीवर कौन है, अजय, तो उसको टैक्स भरना पड़ा होगा, और अगर उसने टैक्स भर दिया तो चांद छोटा बनता है। तो कंप्यूटेशन कैसे होगा, 130 माइनस 98। लेकिन अगर वो अजय उसका दोस्त था तो, है ना, दोस्त है तो इफॉस में टैक्स आ गया था। लेकिन अगर ये दोनों भाई भाई है तो रिश्तेदारी में तो गिफ्टिंग का टैक्स आता ही नहीं है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो फिर अपने को चांद बड़ा बनाना पड़ेगा। ये दो में लिखा भी है, ब्रदर है तो बड़ा चांद, दोस्त है तो छोटा चांद। पर आंसर अभी तो इंडेक्स ऐसे का मगजमारी वगैरह है ही नहीं, तो आंसर फटफट आ गया। ये एक आंसर है और ये दूसरा वाला है। ये तो इधर देख लो आंसर का हुलिया ऐसा। ब्रदर वाले सिचुएशन में कैपिटल गेन इतना है, फ्रेंड वाले सिचुएशन में कैपिटल गेन्स इतना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी स्लम सेल का था। पढ़ो, एक्सेल लिमिटेड हैज 2 इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। यूनिट 1 एंगेज इन टेलीविजन सेट, यूनिट 2 एंगेज इन रेफ्रिजरेटर। फिर ऑन 1st April 25 कंपनी डिसाइडेड टू सेल यूनिट 2 एज अ गोइंग कंसर्न बाय वे ऑफ स्लम सेल फॉर 260 lakhs टू अ न्यू कंपनी कॉल्ड गामा लिमिटेड। स्लम सेल सब में खुल्लम खुल्ला ही दे दिया, देखो स्लम सेल है, और कितने में बेचा है, 260 लाख। ये तो एक्चुअल लमसम प्राइस है। दिस यू विल कंपेयर विद एफएमबी एज पर रूल 11 यूएई विच इज हाई। और सी हमने धंधा किसको बेचा है, गामा को, और गामा में अपना 85% होल्डिंग है। इससे कुछ फर्क पड़ेगा, फर्क तो कब पड़ता जब उसमें मेरा 100% शेयर होल्डिंग होता ना। तो ऐसे रिश्ते में ट्रांसफर्स एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 47। पता है 47 पता है, होल्डिंग सब्सिडरी वाला ट्रांसफर एग्जेम अगर 100% होता तो, लेकिन ये तो 80% है ना। एक बार है ना बहुत पुराने पेपर में ऐसा कुछ आया भी था कि इस कंपनी को थोड़ा एडवाइस करो, ये करो वो करो। ये सम नहीं था, ऐसा टाइप का सम था। तो उसमें बच्चों को पता है क्या नॉलेज दिखाना था, कि ये जो 85% है ना उसको 100% शेयर होल्डिंग कर दो, और 100% शेयर होल्डिंग करके बेचो, तो क्या होगा, कैपिटल गेन आएगा ही नहीं, एग्जाम अंडर सेक्शन 47। बट ये 85% से तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल सेल की तरह टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ वो है। फिर लोग क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है, क्वेश्चन में जैसे ही बैलेंस शीट दिखती है ना, मगज में क्या दौड़ना चाहिए पता है, एक तो बैलेंस शीट अपने को एफएमवी निकालने में काम आएगी रूल 11 यूए वाली, और दूसरा बैलेंस शीट अपने को नेटवर्थ निकालने में काम आएगा। मतलब बैलेंस शीट के दो यूज है, दो, और वो बैलेंस शीट दी हुई है। और वो भी किस दिन की बैलेंस शीट दी है, 1st April। मैंने क्या सिखा पढ़ा के भेजा था, बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ स्लम सेल होना चाहिए ना, और इस सब में चेक कर लो
स्लम सेल की तारीख क्या थी? 1 अप्रैल 2025 ही थी और बैलेंस शीट उसी दिन की दी थी, तो बराबर है, ऐसा ही होता है। फिर सी क्वेश्चन में ना यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों का डेटा दिया है, लेकिन स्लम सेल ने बेचा किसको है? यूनिट 2 को ना। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, ये यूनिट 1 का जो है ना, ये इसको मैं काट ही दूंगा। चाहिए ही नहीं, उस पर ध्यान ही क्यों दूं? अननेसेसरी अपना मन भटकेगा, यहाँ वहाँ गलती कर देंगे। यूनिट 1 को काट ही दिया क्योंकि उसको बेचा ही नहीं है। ओके, फिर और ये देखो शेयर कैपिटल, ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी काट रहा हूं सबको। अरे ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये अपना स्टाइल है। मैंने कल पढ़ा था, नहीं बोला था बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल रिजर्व मिसलेनियस को छोड़ दे, बाकी सबको जोड़ दे। तो जो छोड़ दे उसको छोड़ रहा हूं ना। तो बस अभी अपने काम का खाली इतना ही है। अरे बैलेंस शीट को मैंने थोड़ा फिल्टर कर दिया कि अपने काम की अमाउंट इतना ही है। अब इधर बुद्धि लड़ाने की यही फिगर लेना है कि क्या लेना है वो सोचना पड़ेगा। लेकिन मैंने जिनको काटा है समझा ना क्या क्या काटा। फिर नीचे पढ़ो क्या लिखा है, द कंपनी सेटअप यूनिट 2 इन अप्रैल 2009। मीन्स हमने जिस यूनिट को बेचा 2009 में चालू किया था, मतलब 3 साल से ज़्यादा पुराना। 3 साल निकला मुंह से, स्लम सेल में 3 साल होता है लॉन्ग टर्म। फिर WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स फॉर द टैक्स पर्पज एज ऑन 31 मार्च 2025 इज 150 लैक्स। सी ब्लॉक का WDV मतलब वो पूरे कंपनी का होता है, लेकिन इधर भी हमने पूरी कंपनी बेची है कि यूनिट 2। अपने को यूनिट 2 से रेटेड चाहिए और वो दिया इधर, लेकिन ऑफ विच 60 लैक्स इज एट्रीब्यूटेबल टू यूनिट 2। तो अपने को इसमें इंटरेस्ट है, यूनिट 2 को एट्रीब्यूटेबल WDV कितनी है। फिर पता है कितने लोग ने गौर ही नहीं किया है, डिटरमाइन दी टैक्स लायबिलिटी पूछा है। लोग क्या अपनी धुनकी में स्लम सेल का सम देख के सॉल्व करके आ जाते हैं, टैक्स कैलकुलेशन करते ही नहीं है। ये लफड़ा होता है। ये नोटिस किया था, सच्ची सच्ची बोलना, नहीं किया है ना तो खुद को चाटा मार के बोल कि भाई सर ने तेरे को 1000 बार बोला है कि क्वेश्चन में चेक कर पूछा क्या है, जो पूछा है उस हिसाब से आंसर तैयार करके दे। ये मैंने डे 1 से कितनी बार बोल दिया होगा। ओके, तो सी इधर सब में पूछा क्या है, टैक्स लायबिलिटी। तो अपने को टैक्स कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक, ऐसा नहीं होता अपने को मालूम अरे स्लम सेल का सम आ गया चलो फिर स्लम सेल ही चालू कर दिया। अरे ठीक है, स्लम सेल का सम पहचान में आ गया, एक्साइट मत हो, चेक तो कर पूछा क्या है, वो चेक करना पड़ता है। और पता है टैक्स लायबिलिटी पूछा तो देखो मेरी थिंकिंग देख कैसी है, तुरंत मेरे मगज में क्या आएगा, टैक्स लायबिलिटी पूछा है ना तो सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, गरीबों के लिए रीबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये पूरा थॉट प्रोसेस अप्लाई करूंगा। हाँ वो सटक लटक विनिंग्स बैलेंस सब नहीं होगा, लेकिन ऐसी सोच पूरी लगाऊंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन टैक्स लायबिलिटी पे। क्या मेन इस सब में स्लम सेल है तो करते। ओके, तो सी सबसे पहले बताओ स्लम सेल के लिए कितनी चीज बनेगी, एक कंप्यूटेशन, दो नेटवर्क, तीसरा FMV एज पर रूल 11 UAE। ये रट लो, 3 चीज बनानी पड़ती, 3 चीज 3 चीज 3 चीज। तो सी तो आंसर में भी पहले 3 चीज दिखा दो, एक कंप्यूटेशन, दूसरा FMV एज पर रूल 11 UAE, तीसरा नेटवर्थ, 3 चीज है। ओके, तो पहले मैं वर्किंग नोट ही बताता हूं। पहले मैं ये चीज सिखा रहा हूं, ये वाला, इसका नियम मालूम है ना क्या करना है, जस्ट की FMV ले, बाकी इमूवेबल का HDB, बाकी सब बुक वैल्यू पे। तो अपने क्वेश्चन में बताओ जस्ट वर्स कुछ था क्या, जस्ट मतलब ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स एंड सिक्योरिटी नहीं था तो नील। इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने सब में था ही नहीं कोई, है ना। हाँ ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे फिक्स्ड एसेट्स करके कुछ बोला था सब में, किधर गया वो सम, हाँ, लेकिन इमूवेबल ऐसा कोई चला के बोला था क्या, बोला भी तो कुछ HDB दिया ही नहीं था तो नील। तो फिर सीधा बुक वैल्यू ले लो, और इधर वो सब नाटक तो है ही नहीं, WDV एज पर टैक्स, है ना। अपनी ऊपर वाली बैलेंस शीट में तो प्लेन बुक वैल्यू लेना है, तो सब बुक वैल्यू को देखो प्लस कर दिया है, ये सब क्वेश्चन से छापा है, और लाइबिलिटी लेस कर दिया तो अपना ये FMV एज पर रूल 11 UAE आ गया। फिर नेटवर्थ के लिए
कैसे करना है बताओ। नेटवर्थ, नेटवर्थ के लिए तो ये थिंकिंग लगानी, WDV ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट एज पर इनकम टैक्स। तो पहले इसका फैसला करो। इधर डेप्रिशिएबल एसेट में फिक्स्ड एसेट ही है ना, डेटर वेटर तो नहीं होगा, तो ये रहा। लेकिन हम लोग इसे न लेके 60 लाख को लेंगे, क्योंकि ये है तो अकाउंट्स वाली बुक वैल्यू है। लेकिन अपने को एज पर टैक्स लेना है, जो नीचे दिया था देखो, तो ये 60 लैक्स को मैं इधर लूंगा, तो ये होगा WDV ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट एज पर इनकम टैक्स। फिर बाकी सब तो प्लेन बुक वैल्यू 67, 23 और लायबिलिटी को लेस कर देंगे, है ना। तो ये देखो इसका आंसर, एक सेकेंड, ये WDV और डेप्रिशिएबल एसेट एज पर इनकम टैक्स ले लिया, बाकी सब बुक वैल्यू पे आ गया, तो ये अपना नेटवर्थ आ गया। अब पता है इधर बच्चों को डाउट आता है कि सर इधर रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया था। होमवर्क करने वाले देखे होंगे ना, होमवर्क करने वाले देखे होंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो रिवैल्यूएशन को देख के कुछ हुआ होगा, होना चाहिए कुछ, करना मत कुछ। क्यों मालूम है? क्योंकि सी रिवैल्यूएशन का मैंने क्या सिखाया था कि अगर बैलेंस शीट के आंकड़े रीवैल्यू किए, अपने को रीवैल्यूड वाला लेना है कि अनरीवैल्यूड वाला, अनरीवैल्यूड वाला लेना ना, तो वो नॉलेज मैं किधर दिखाऊं इधर ऐसे। सीधे अपने को ये पता नहीं ना कि किस एसेट को कितने से रिवैल्यू किया है। सी रिवैल्यूएशन किया पक्की बात, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व ऐसे ऊपर से नहीं आया, रिवैल्यूएशन करने से आया है। तो रिवैल्यूएशन तो किया है, लेकिन अभी किस एसेट को किया है पता ही नहीं। फिर भी कोई स्टूडेंट बोले नहीं सर ये तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो सी इधर पता है ऐसा सोचो, एट द मोस्ट रिवैल्यूएशन किया भी होगा तो बताओ, इधर देखो रिवैल्यू करने लायक चीज क्या क्या है बताओ। डेटर इन्वेंट्री को तो कोई रिवैल्यू नहीं करता है, रिवैल्यू अगर किया भी होगा तो फिक्स्ड एसेट को किया होगा ना, और फिक्स्ड एसेट का तो वैसे भी जो बुक में वैल्यू दी है उसको मैं ले भी कहाँ रहा हूं, उसे तो ले ही नहीं रहा हूं, उसकी जगह मैं 60 को ले रहा हूं। WDV एज पर टैक्स, हमारे सब में रीवैल्यू करने लायक कैरेक्टर फिक्स्ड एसेट ही है, और उसका तो वैसे भी हमने 150 सी रिवैल्यूएशन बुक्स में होता है, तो ये 158 रिवैल्यूड होगा। चलो उसको तो वैसे भी हमने नहीं लिया है, हमने लिया तो भी नीचे से 60 लिया है, वो तो प्लेन एज पर इनकम टैक्स का प्योर WDV है। तो इस समय रिवैल्यूएशन का कुछ करना नहीं था, है ना। सी रिवैल्यूएशन का पॉइंट जो मैंने बताया था ना, वो सब में बताएंगे कि इस एसेट को इतने से रिवैल्यू किया था, इस एसेट को इतने से किया था, तब वो नॉलेज दिखाना। तो सी इसका कंप्यूटेशन देखो, फिर एक्चुअल प्राइस ये था स्लम सेल का, और FMV एज पर रूल 11 UAE इतना है, विच रिसाई में एक्चुअल प्राइस ही है, और नेटवर्थ कुछ इतनी आई थी, तो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 करोड़ 55 लाख। फिर इस पे टैक्स भी निकालना है। टैक्स कितना था लॉन्ग टर्म पे? 12.5%। नहीं पता तुम लोग को? मैं पढ़ाया हूँ टैक्स लायबिलिटी का चैप्टर, तो उसमें 12.5% टैक्स निकालो, कितना आता है? एक से इधर इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है यार, 12.5% लेना पड़ेगा ना, एक से ना, इधर गलती से 12.5% आएगा। तो मेरे को आंसर निकाल के दो, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया यार। 1 करोड़ 55 लाख पे पहले 12.5% निकालना पड़ेगा टैक्स। कितना आया? 90 लैक्स, सॉरी 19 लैक्स। ये तो 12.5% वाला है ना। फिर इसमें प्लस सरचार्ज, सरचार्ज क्यों आएगा? सरचार्ज के लिए तुमने नोटिस किया ये क्वेश्चन किस पे है? ये देखो कंपनी पे, और कंपनी लोग का सरचार्ज कैसा है? 1 करोड़ के बाद 7%, 10 करोड़ के बाद 12%। तो ये कंपनी था ना, और अपना इनकम कितना आया? 1 करोड़ से ज्यादा आ रहा है, ये देखो आंसर 1 करोड़ से ज्यादा है ना, तो 7% सरचार्ज आएगा, तो इसी का 7% सरचार्ज जोड़ेंगे। फिर इसी में प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। फाइनल आंसर क्या आ गया? 21 लैक्स 56,000
050, ये करेक्ट आंसर है। 21,56,050। ओके, उसी इधर ही अटकते हैं ना बच्चे। अभी पहले तो टैक्स लायबिलिटी पूछा, उस पर ध्यान नहीं आता। चलो ध्यान भी चला गया ना, भूले भटके, तो सरचार्ज में सरचार्ज सडनली आया, स्ट्राइक नहीं होता है। नोटिस करना चाहिए ना, ये कितने लोग को स्ट्राइक नहीं होता, अरे यार 1 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज तो आएगा ही। सी ऐसे सरचार्ज डिपेंड्स अपॉन टोटल इनकम का साइज, लेकिन अपने पास जो डिटेल से उसी से करेंगे ना। अब इन लोग की टोटल इनकम में और कौन कौन सी इनकम पता ही नहीं, पर इतना पक्का है कि यही जब 1 करोड़ के ऊपर है तो 1 करोड़ के ऊपर तो है ही, तो इसका सरचार्ज भी लेना है। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। वो तुमको इंडिविजुअल लोग का याद आया सरचार्ज का, ये तो कंपनी है ना। हाँ। यस, कंपनी में तो रूल है 7-12-2-5, 7-12-2-5। इंडियन कंपनी का 7-12, फॉरेन कंपनी का 2%, 5%। तो ये था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना, मैंने 2 गोले बनाए। इससे मैं बच्चों को क्या बताना चाह रहा हूं कि कभी भी क्वेश्चन में 2 ट्रांसफर की जोड़ी दिखी तो 49(1) की निशानी है। 2 ट्रांसफर भी कैसे, पहला ट्रांसफर 47 की लिस्ट में से है और दूसरा वाला नॉर्मल सेल है। ऐसा मैं हाईलाइट करके बता भी रहा हूं। देखो, पहले विल वाला ट्रांसफर था तो सेक्शन 47 की लिस्ट में से था, फिर सेल है, तो ये सब क्या अपने को 49(1) की याद दिलाता है। ओके, और 49(1) वाला कॉस्ट वगैरह सब प्रीवियस ओनर से लेना है। उसी इस सब में क्या था, कृष्णा परचेज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन 11 सितंबर 2008। और कभी भी परचेज का सेंटेंस पढ़ो ना, परचेज का सेंटेंस चेक करो कहीं ये 14/2001 के पहले बात तो नहीं। नहीं, 14/2001 के पहले का होता तो एक्चुअल कॉस्ट एफएमवी बेचारे हायर करते, लेकिन ये 14/2001 के बाद वाला है, तो जो कॉस्ट है वही कॉस्ट लेंगे। फिर 21 मई 2012 को मर गया, मरने के बाद जायदाद बीवी को मिल गई। बीवी कौन है, सुकन्या, तो सुकन्या को बोलेंगे करंट ओनर। और वो जो चल बसे, वो जो चल बसे कृष्णा जी, वो प्रीवियस ओनर हो गए। ओके, फिर अब सुकन्या देखो क्या गुल खिला रही है आगे। ऑन 14 जून 2023 सुकन्या नेगोशिएटेड फॉर द सेल ऑफ दिस प्रॉपर्टी विद रॉड्रिक्स and received an advance of 1 lakh on the same date and the sale did not materialize। तो सुकन्या गुस्से में क्या की, एडवांस मनी हड़प ली। अरे ये पूरे पैराग्राफ पे क्या लिया है, किसी से एडवांस मनी लिया हुआ हड़प लिया, तो उसमें डेट चेक करना चाहिए। कौन सा डेट चेक करना चाहिए, एडवांस लेने का डेट कि हड़पने का डेट, हड़पने का। सी एडवांस तो हमने 14 जून 2023 को लिया था, हड़पा कभी वो इंपॉर्टेंट है। अरे वो जो 1/4/14 रटा है ना, याद भी है कि नहीं, 1/4/14 शुड बी द हड़पिंग डेट के हिसाब से। हाँ, तो इधर हड़पने की डेट क्या थी, 22 अक्टूबर 23, मतलब सॉरी 22 अक्टूबर 2013, सो 1/4/2014 के पहले, तो डेट मीन्स हड़पने का ट्रांजेक्शन 1/4/14 के पहले, तो लेस फ्रॉम द कॉस्ट। तो अपनी कॉस्ट ऐसे तो 90 लाख दिख रही थी ना, अब लेस कर देंगे तो 89 लाख हो गया। फिर नेक्स्ट पैरा, प्रॉपर्टी वॉज फाइनली सोल्ड टू मनीष ऑन 3 जुलाई 2025, ये ट्रांसफर डेट है, और बेचा कितने में, 2 करोड़ 59 लाख से बेचा। और उस दिन उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या थी, 3 करोड़ थी, और वैल्यूएशन ऑफिसर के हिसाब से 280 थी। अरे 3 फिगर दिए, एक्चुअल सेल प्राइस, एचडीवी और वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू। तो ऐसे सब में ना, सुनो बेस्ट है ना ऐसे करना चाहिए। देखो किधर गया यार, ये रहा, नहीं ये टेक्नोलॉजी फॉलो करना। ये देखो, कभी भी है ना प्रॉपर्टी बेचने के टाइम मल्टीपल फिगर दिए हो, सुनो ये पॉइंट नहीं सुनो लफड़ा हो जाएगा।
क्योंकि सम बनाने वाले ना किधर भी एचडीवी चिपका डालते हैं। लेकिन ये जो एचडीवी का कार्यक्रम कब फॉलो करने वाले में, तो प्रॉपर्टी बेचने की बात कर रहे हैं और बेचने के वक्त का एचडीवी दे रहे हैं। कई बार है ना जूनी पुरानी को एचडीवी भी देते हैं, तो तुम लोग आगे देखोगे तब तुमको लगेगा। अभी तुम लोग खाली मेरी इस चीज का वैल्यू करना, जो बोल रहा हूं कि एचडीवी का ये जो हम लोग थियरी फॉलो किए थे ना, ये कब करते हैं, तो प्रॉपर्टी सेल के वक्त का एचडीवी सब दे रहे होते हैं। तो सी इधर मैं चेक कर रहा हूं कि हाँ प्रॉपर्टी सेल हो रहा है, उस वक्त का सब बोल रहे हैं ना, हाँ तो बराबर, तो ये वाला सर का चार्ट लगेगा। अरे नहीं तो पता है एग्जाम में कभी कभी 1/4/2001 का भी एचडीवी देते हैं, नहीं समझा होगा तुमको। मैं बता दो तुम लोगों को, क्या मेरे साथ बिताया हुआ वक्त याद नहीं रहता ना, मैं ही तुम लोग को इमोशनली याद करते रहता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये बोलना चाह रहा हूँ, किधर है ये देख, इधर गया है। हाँ, कभी कभी इन लोग है ना किस दिन की एचडीवी देते, 1/4/2001। याद है मैंने बहुत स्टार्टिंग पढ़ाया था कि परचेज बिफोर 1/4/2001 में ये ऐसा फॉर्मूला है, और उसमें भी एफएमवी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही ना तो लोअर ऑफ द टू लेना पड़ता है। तो सी एचडीवी का जगह जगह पे यूज है। तो बी केयरफुल, ऐसे अगर मैं चाहूं ना ऐसा क्वेश्चन बनाना 4-5 एचडीवी तो बच्चा बौखला जाएगा। लेकिन सी ये एचडीवी किस दिन की है, 1/4/2001 की है ना। और भी एक दो जगह आएगा तुमको बोलोगे अलग ही एचडीवी दिखेगी। इसे कहने का मतलब सुनो, अभी मेन पॉइंट क्या है कि ये जो एचडीवी सब में देंगे और वो सेल के वातावरण को बना के देंगे ना, तो 50C वाला सेक्शन यूज करना है। मतलब थोड़ा अलर्ट रहना, कहने का मतलब इस सब में मगजमारी नहीं था, मैं खाली अलर्ट कर रहा हूं कि चेक कर लो कि सेल के वातावरण में देना चाहिए एचडीवी का अमाउंट। तब अपने ये वाला चार्ट यूज करेंगे। कौन सा वाला, वापस बुलाना पड़ेगा वो चार्ट को, ये रहा वो फ्लो चार्ट। तो बताओ ये फ्लो चार्ट को फॉलो करो। पहले सिलेक्ट एचडीवी, लेकिन इधर एक ही दो एचडीवी दिए तो क्या सिलेक्ट करना है। फिर कंपेयर एक्चुअल प्राइस विद एचडीवी, तो क्वेश्चन में एक्चुअल प्राइस कितना था, 2,59,00,000 और एचडीवी कितना है 3 करोड़। ओके, तो 259 एक्चुअल, ये हो गया 3 करोड़। पहले डिफरेंस निकाल, डिफरेंस तो निकाल कितना आ रहा है 41 lakhs, और इसको कंपेयर करना 10% एक्चुअल से। एक्चुअल 259 है तो 10% 25.9 हो गया। और साडा डिफरेंस छोटा है कि बड़ा है, बड़ा डिफरेंस है, बिग डिफरेंस, ये ग्रेटर देन से ना बिग डिफरेंस, और बिग डिफरेंस है तो ये फॉर्मूला लगेगा। और ये फॉर्मूला के हिसाब से बताओ, एक्चुअल तो 259 है ना, एक्चुअल 259 है, और एचडीवी और वैल्यूएशन ऑफिसर में से लोअर वाला लेंगे, तो अपने सब में लोअर वाला वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू है, देख लो लोअर वाला वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू है ना, तो वो लेंगे। तो अकॉर्डिंगली आंसर देखो क्या आएगा, ये देखो एचडीवी और वैल्यूएशन ऑफिसर में से लोअर वाला लिया, फिर वो लोअर वाला कंपेयर विद एक्चुअल सेल प्राइस। अरे इधर जो मैंने किया है कुछ यही है, यही चीज की है। तो ये हिसाब से अपना एफएओसी डिटरमाइन हो गया। फिर ट्रांसफर एक्सपेंस तो था ही नहीं, और कॉस्ट में वो एडवांस मनी हड़पा हुआ लेस कर दिया है, बस ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। और कोई होमवर्क था, 4 भी था ना, हाँ बोलो। कि उसका डाउट क्या, सुनो यहाँ पर इस सम नहीं, डाउट काम का है, इसे सब लोगों को बता रहा हूँ सुनो। जैसे इधर सुकन्या अभी करंट ओनर है ना, और ये प्रॉपर्टी उसको अपने पति से मिली थी, पति को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीवियस ओनर। और इधर अपने क्या कॉस्ट वर्क प्रीवियस ओनर से लेते हैं। उसका डाउट क्या है कि सर पति ने कितने में खरीदा था पता ही नहीं चल रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर इज नॉट डिटर्मिनेबल। तो अपने को क्या करना चाहिए, प्रीवियस ओनर ने जिस साल में खरीदा था उन दिनों की एफएमवी विल बी डीम टू बी कॉस्ट। एफएमवी किन दिनों की, जिन दिनों में प्रीवियस ओनर ने लिया था। जैसे इधर प्रीवियस ओनर कृष्णा है ना,
अपने को तो पता है कृष्णा ने 2008 में 90 लाख में लिया था, पता है। लेकिन अगर रियल लाइफ में नहीं पता चलता तो उसके लिए भी लॉ में लिखा है कि अपने कृष्णा का कॉस्ट नहीं पता ना, तो देखेंगे 2008 में उसने लिया था ना, तो 2008 में वो प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू क्या था, उसको डीम्ड कॉस्ट ले लेंगे। हाँ, फिर वो डीम्ड कॉस्ट आ गई, फिर वो एडवांस मनी जो फोरफिट किया वो तो लेस हो गए ना। हाँ, सी, अपने सम्स में तो प्रीवियस होने की कॉस्ट देंगे ही देंगे। ये तो मैं डिस्कस भी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उससे डाउट पूछा, और उससे डाउट ही पूछा इससे नहीं, इसके लिए एक्ट में भी कुछ लिखा हुआ है कि इफ द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर कैन नॉट बी एसरटेन्ड देन वी विल टेक प्रीवियस ओनर के जमाने की एफएमवी। और वो लेनी भी है तो सम में तो देना पड़ेगा ना, अपने को तो देंगे ही, है ना। तो ये था। फिर लुक, एक और सम है कूपर वाला। ये दो कूपर, एक से ना इधर फटफट वो दिखाता हूं। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की थियरी याद है? इधर गया जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ये देखो इसके ऊपर सम था, जल्दी देखो फटाफट। इधर क्या था, कूपर परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन 4 दिसंबर 2012 फॉर 92 lakhs। On 1st June 2020 he entered into a joint development agreement with Shah Builders, okay, and handed over the possession of his plot to Shah Builder। कब हैंड ओवर किया, कब हैंड ओवर किया, आंसर दे। हाँ, तो देखो मैं कुछ कर रहा हूं इसको। 1 जून को हैंड ओवर किया, मतलब पता है ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसफर डेट। क्या बोलेंगे, ट्रांसफर डेट, बराबर ना। मतलब हमने बिल्डर को जमीन 2020 में दी थी, और पता है इधर मैंने क्या बताया था कि हमने जमीन बिल्डर को कभी भी दी हो, अपने को टैक्स तो कब भरना पड़ेगा, जब बिल्डिंग का सीसी आएगा। जबकि अपना लैंड तो पराया हो गया, लैंड का ट्रांसफर तो हो ही चुका, लेकिन इधर ईयर ऑफ टैक्स इज नॉट द ईयर ऑफ ट्रांसफर। देखने हैं तो अपने मालूम है 2020 में बिल्डर को लैंड दे दिया, मतलब लैंड रफा दफा हो गया, ट्रांसफर ही हो गया, लेकिन टैक्स अब भी आएगा कि बिल्डिंग के सीसी के टाइम, बिल्डिंग के सीसी के टाइम। उसी टैक्स भले, सुन बहुत काम का बात है, टैक्स भले तू बिल्डिंग के सीसी के टाइम पर, लेकिन भूल मत ये ट्रांसफर 2020 में हुआ था, यानी कि 23 जुलाई 2024 के पहले। पता ये दिन हिस्ट्री में लिखी गई है, भारत की इनकम टैक्स हिस्ट्री में ये दिन क्या हुआ था, इंडेक्सेशन डिसकंटिन्यू हुआ था। 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड्स इंडेक्सेशन डिसकंटिन्यू हुआ था ना। और पता है मैंने तुमको पढ़ाते टाइम बोला भी था, ये देख इधर क्या लिखा था, पढ़ो ये नीचे पढ़, नो इंडेक्सेशन इफ द ट्रांसफर इज आफ्टर 23 जुलाई 24 ना, ट्रांसफर। तो ये वाले सब में क्या है, मैं टैक्स तो 25-26 से भरने वाला हूं क्योंकि बिल्डिंग का सीसीबीसी बाद में आने वाला है, लेकिन इंडेक्स लेना ना लेना किस पे निर्भर करता है, ट्रांसफर डेट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर डेट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। और ट्रांसफर डेट 23 जुलाई 24 के बाद है तो इंडेक्सेशन नहीं करेंगे ना, लेकिन अपने सम में क्या है, 23 जुलाई 24 के पहले ट्रांसफर हुआ है तो इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, ओके। और मैंने तुमको मालूम है पहले भी एक सम में आया था, तुमको बोला था कि CCDJ वाले सम में अलर्ट रहना। क्यों? क्योंकि ये सब में क्या है, टैक्स भले हम लोग 25-26 से भर रहे होंगे, लेकिन ट्रांसफर पहले ही हो चुका होगा। जनरली तो क्या हम लोग 25-26 में टैक्स भर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर भी इसी साल में हुआ होगा, ईयर ऑफ ट्रांसफर इज द ईयर ऑफ टैक्स। लेकिन CCDJ में क्या है, टैक्स 25-26 से भर रहे लेकिन ट्रांसफर पहले हो गया होगा, एंड पता चला पहले मतलब 23 जुलाई 24 के पहले हुआ है तो इंडेक्सेशन भी करना पड़ेगा। ऐसा कोई इक्का दुक्का सम आ जाता कभी, हाँ, तो ये उनमें से देखो है। तो ये ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई तो इंडेक्सेशन करना है। और ये देखो इंडेक्सेशन का मैंने ना तुमको फॉर्मूला भी बताया हुआ है। इंडेक्सेशन का फॉर्मूला क्या बताया था बताओ?
मैंने गाना गा के बताया था। कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज। ये देखो, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज। तो ऊपर ट्रांसफर, ऊपर टैक्स भरने वाला यार नहीं, ऊपर टैक्स भरने वाला यार नहीं, ट्रांसफर। तो मेरे सब में ट्रांसफर कब हुआ है? बोल देना, देख के ही बोल दे कॉपी करके। क्या है ट्रांसफर डेट? 20-21, ऊपर ट्रांसफर। तो इन लोग ने 20-21 का इंडेक्स दिया हुआ है। सी, इन लोग ने तो 25-26 का भी इंडेक्स दिया है, गोली मार उसको। इधर इंडेक्सेशन का नियम क्या बोलता है? ऊपर ट्रांसफर ईयर, नीचे परचेज ईयर। ऊपर 20-21 का इंडेक्स आएगा और नीचे ईयर ऑफ परचेज। अपने सब में ईयर ऑफ परचेज क्या है? 12-13। तो नीचे 12-13 का इंडेक्स आएगा, और 12-13 का इंडेक्स भी नीचे दिया हुआ है। इंडेक्स लेना भी हो तो सब में देना ही पड़ेगा। फिर कंटिन्यू, आगे क्या लिखा है? शाह बिल्डर्स विल पे अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ 60 लाख टू कूपर। ये मैंने पता तुमको बोला था, बिल्डर लोग अपने को कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन देते हैं। तो ये मॉनेटरी कंसिडरेशन का पॉइंट देखो, इधर था मेरा। मॉनेटरी कंसिडरेशन ये जाएगा एफईओसी में। फिर क्या लिखा था? कब मिला? 1 जून को। मॉनेटरी कंसिडरेशन तो 1 जून 2020 को ही मिल गया, लेकिन टैक्स इसका अभी नहीं आएगा, बिल्डिंग की सीसी के टाइम। फिर शाह बिल्डर विल कंस्ट्रक्ट 10 यूनिट्स ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड एंड विल गिव 6 यूनिट्स टू कूपर। तो 10 में से अपने को 6 मिलेगा, तो और अपने को अपने शेयर का एचडीबी लिखना है। फिर ऑल यूनिट्स वर कंप्लीटेड ऑन 31 जुलाई 25 एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपीटेंट अथॉरिटी। तो इस दिन क्या मिला था? सीसी। ये सीसी वाला ईयर है, सीसी। और सीसी वाले ईयर में क्या होता है? टैक्स भरना पड़ता है, तो टैक्स 25-26 में आएगा। फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्लॉट ऑन 1 जून 20 वॉज 2 करोड़ एंड ऑन 31 जुलाई 25 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ईच यूनिट इज 45 लैक्स। दो एचडीवी दी है, एक तो प्लॉट की दी है और एक ईच यूनिट की दी है। टेल मी, प्लॉट की एचडीवी का क्या करना है? कुछ नहीं, फालतू में दिया। अरे ये देख, थियरी देख यार, इसलिए मैं थियरी खुली रखता हूं। मैं कहता हूं, मेरे एग्जाम्पल में एक्स ने जब अपना जमीन बिल्डर को दिया था, उस दिन उस जमीन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, उससे क्या करना है बताओ? तो ये लोग बताना चाह रहे कि ये जमीन हमने बिल्डर को न देके बेच दी होती ना, कितने में बिक जाती? कितने में क्या था अमाउंट? 2 करोड़ में। तो ये प्लॉट की एचडीवी दी, वो भी किस दिन की? 1 जून 20, मतलब जिस दिन हमने बिल्डर को दिया था। ये इन लोग खाली ऐसा जताना चाह रहे कि हमने तो प्लॉट बिल्डर को दे दिया, लेकिन बिल्डर को ना देके बेचा होता ना तो 2 करोड़ मिल जाते। हाँ, तो क्या करना है? तूने बेचा तो नहीं ना, तू तो बिल्डर को दिया, तो तुझे तो बिल्डर जो फ्लैट देंगे उसकी एचडीबी काम की है। तो ये कंफ्यूजन के लिए दिया था। और सी, यहाँ पर हम लोग जो एचडीबी लिखते भी है, वो तो अपने को जो नए फ्लैट्स मिलेंगे उसका, और वो ये वाला है, देखो ये लिखा था ना, एचडीबी ऑफ ईच यूनिट एज ऑन 31 जुलाई, ये 45 लैक्स है, वो भी एक यूनिट का है। अपने हिस्से में कितना यूनिट है? 6 यूनिट। देखो लिखा था इधर, अपने को 6 यूनिट मिलेगा, तो एक 6 यूनिट में 6 फ्लैट, एक फ्लैट 45 लाख का, तो 6 फ्लैट का निकाल लो हिसाब। तो इन शॉर्ट ये प्लॉट का एचडीवी वॉज कंफ्यूजन के लिए। हाँ, फिर कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स फॉर कूपर। तो सी, आंसर में देखना, मॉनेटरी कंसिडरेशन 60 लाख था और अपने को 6 फ्लैट मिले, उसका एचडीवी लिख दिया। और कॉस्ट में देखो मैंने इंडेक्सेशन किया है, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेस। ऊपर ट्रांसफर वाले ईयर का इंडेक्स, नीचे ईयर ऑफ परचेस का। ओके, और इधर है ना, ऐसे सब में ना नोट भी लिख देना चाहिए कि सिंस ट्रांसफर हैज टेकन प्लेस बिफोर 23 जुलाई 24 इंडेक्सेशन हैज बीन डन। नहीं तो आज के दिनों में तो इंडेक्सेशन देख के कोई भड़क जावे, ये क्या किया, इंडेक्सेशन बंद हो गया है, तो बताना पड़ता है सिंस ट्रांसफर टुक प्लेस बिफोर 23 जुलाई 24 इंडेक्सेशन हैज बीन डन।
मेरे सॉल्यूशन में लिखा नहीं है, लेकिन लिख दो तो बेहतर है ऐसा। फिर क्वेश्चन 15, देखो क्या लिखा है। स्कारलेट प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन कंपनी हैविंग 2 undertakings engaged in manufacture of cement and steel, decided to hive off मतलब split, decided to split cement division to Insight Private Limited, an Indian company। और जब बड़ी कंपनी स्प्लिट होती है तो डीमर्जर होता है ना, ओरिजिनल कंपनी को बोलते हैं डीमर्ज कंपनी, और जो न्यू कंपनी फॉर्म होगा वो रिजल्टिंग कंपनी है। फिर क्या लिखा था, नेट वर्थ ऑफ स्कारलेट बिफोर डीमर्जर वाज 40 crores, एंड फिर नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर टू इनसाइट वाज 10 crores। ये दोनों अमाउंट बहुत कीमती है, मतलब कंपनी 40 करोड़ की वर्थ की थी, उसमें से 10 करोड़ खाली हो गया, यानी कि कंपनी 1/4 से टूट गई। और याद है मैंने पढ़ा था डायलॉग, क्या बोला था, सिंस कंपनी 1/4 से टूटी है तो उस कंपनी के शेयर का कॉस्ट भी 1/4 से ही टूटेगा। ये सब कब पढ़ा था मैंने, 14 and 2C 2D के टाइम। एंड फिर देखो क्या लिखा है, इन दिस स्कीम ऑफ डीमर्जर इट वाज फिक्स्ड दैट फॉर ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 2 इक्विटी शेयर्स विल बी इशूड। ऐसा कुछ एक्सचेंज रेशियो इन लोग ने बनाया था। फिर आगे देखो मेन पॉइंट, मिस्टर रिचर्ड हेल्ड 25,000 इक्विटी शेयर्स इन स्कारलेट। स्कारलेट मतलब ओरिजिनल डीमर्स कंपनी है, विच वॉज अक्वायर्ड इन 2006 फॉर 6 लाख। ही रिसीव्ड 50,000 इक्विटी शेयर्स फ्रॉम इनसाइट, मतलब इसके पास डीमर्स कंपनी के 25,000 शेयर्स थे, उसको 50,000 शेयर्स मिल गए, और ये जो 50,000 शेयर्स है रिजल्टिंग कंपनी के, और इसके लिए उसको कुछ पैसा देना नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा मत बोले फोकट का, ये उसके हक का है, ओके। और ये जो कॉस्ट है ना 6 लाख, इसको अपोर्शन करना पड़ेगा। कैसे अपोर्शन करना है, ये तो कॉस्ट ऑफ शेयर्स और डीमर्स कंपनी है, इसमें से 1/4 रिजल्टिंग कंपनी को अपोर्शन हो जाएगा, मतलब 1,50,000, और बचा हुआ कॉस्ट 4,50,000 वो पोस्ट डीमर्जर कॉस्ट हो जाएगा डीमर्स कंपनी के शेयर्स का। एंड फिर देखो क्या बोला है, ही सोल्ड ऑल दी शेयर्स ऑफ इनसाइट प्राइवेट लिमिटेड फॉर 8 lakhs। इनसाइट मतलब रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स बेचे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स अराइजिंग इन द हैंड्स ऑफ रिचर्ड ऑन द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इनसाइट प्राइवेट लिमिटेड। तुमने देखा क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इनसाइट प्राइवेट लिमिटेड, मतलब रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स का ही कैपिटल गेन निकालना है, क्योंकि उसने उसी को बेचा है ना। मतलब जो डीमर्स कंपनी के शेयर अभी भी उसके पास पड़े, उसका कैपिटल गेन्स कैसे आएगा, कितने में बेचा है, 8 लाख में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा FEOC, और कॉस्ट तो अपने वो अपोर्शन करेंगे ना। ऐसा कॉस्ट का देखो ये फॉर्मूला बताना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स इनटू नेट बुक वैल्यू एसेट ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी डिवाइड बाय नेट वर्थ और डीमर्स कंपनी बिफोर डीमर्जर। तो ये फॉर्मूला दिखाना पड़ता तो ही मार्क्स मिलेगा। फिर आंसर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैसे आया, अरे रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स तो अभी जनवरी 25 में मिले थे, लेकिन मैंने पता है मेरा डायलॉग याद है बताया था, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स भले मुझे अभी अलॉट हुए थे, लेकिन ऐसे मानो ये शेयर्स मेरे पास बचपन से मतलब पहले से ही है, और पहले से मतलब अपने ओरिजिनल शेयर्स कब लिए हुए, तो 2006, तो तब से वो शेयर्स हम लोग होल्ड करें ऐसा समझना चाहिए। ये सब पढ़ाया था मैंने, तो दैट्स व्हाई इट विल बी लॉन्ग टर्म। मैंने जस्टिफिकेशन भी दिया था, रिजल्टिंग कंपनी खाली कानून की नज़रों में नई कंपनी की तरफ फॉर्म हुई है, लेकिन वो डिवीजन तो इतने सालों से चल रहा है ना डीमर्स कंपनी का, खाली उसको स्प्लिट करके नया रूप दिया है, और उस कंपनी का शेयर होल्डर तो मैं पहले से हूं, तो लॉन्ग टर्म होगा वो। फिर क्वेश्चन नंबर 11, शशांक ओन्स 3 flats in New Delhi. One of these flats which was purchased on 5 November 2005 for 1 crore 5 lakhs was sold on June 25 for 3 crores। अरे 3 घर में से एक घर बेचा जिसकी कॉस्ट थी 1 करोड़ 5 लाख, बेचा 3 करोड़ में, तो कैपिटल गेन तो आ जाएगा। फिर
पार्ट ऑफ द सेल कंसिडरेशन वॉज रिसीव्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक बिफोर द एग्रीमेंट फॉर सेल। फिर एचडीवी क्वेश्चन में दो दो दिए, होमवर्क करने वाले देखे होंगे, दो दो एचडीवी दिए, एक एग्रीमेंट डेट का और एक रजिस्ट्रेशन डेट का दिया है। और कभी भी क्वेश्चन में दो दो एचडीवी दी है। पहले एचडीवी का करना क्या है, एफईओसी। कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सम होता है ना, इन लोग अचानक एचडीवी सामने सम में डाल देंगे। और पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के सम में मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम इन लोग 4 अमाउंट डाल सकते हैं एकदम टफ सम बनाने के लिए। एक्चुअल सेल प्राइस भी डाल देंगे, एचडीवी ऑन एग्रीमेंट डेट, एचडीवी ऑन रजिस्ट्रेशन डेट, वैल्यू एज पर वैल्यूएशन ऑफिसर, मतलब डाल के इतनी 4 चीज डाल सकते हैं। और ये कब होता है ना, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल का माहौल बनता है। और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल का ही माहौल बन रहा है ना। और इधर तो इन लोग ने वैल्यू एज पर वैल्यूएशन ऑफिसर नहीं, लेकिन 2 एचडीवी दी है। तो इधर पता है मैंने तुमको एक फ्लो चार्ट पढ़ाया था 50C में, वो फ्लो से आना है। तो पहले तो अपने को 2 एचडीवी में से एक सिलेक्ट करना पड़े। और उसका रूल क्या था, वी कैन टेक एचडीवी ऑन एग्रीमेंट डेट प्रोवाइडेड पार्ट और होल ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और ईसीएस ऑन और बिफोर द एग्रीमेंट डेट। और इधर वो कंडीशन फुलफिल हुई है, क्लियर बोला था। तो अपने एचडीवी कौन सा लेंगे, ऑन एग्रीमेंट डेट वाला, ये वाला लेंगे। और एज ऑन रजिस्ट्रेशन डेट जो एचडीवी है वो इग्नोर कर देंगे। ओके, फिर एचडीवी सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, कंपेयर विद द एक्चुअल। और डिफरेंस छोटा है तो एक्चुअल को ही ले लेते हैं, डिफरेंस बड़ा है तो एचडीवी को लेंगे। ओके, तो इधर डिफरेंस देखो, ये अपना एचडीवी है और अपना एक्चुअल सेल प्राइस क्या है 3 करोड़। पता है एक्चुअली बड़ा है इधर, और एक्चुअल बड़ा है ना तो थोड़े से बड़ा है कि बहुत ज्यादा से बड़ा है, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अरे एक्चुअल सेल प्राइस ही अगर कोई ज्यादा दिखाएगा तो गवर्नमेंट का रिएक्शन कैसा होगा, मोस्ट वेलकम। तो 1-2 रुपये से ज्यादा दिखा के बहुत ज्यादा दिखाने वाले लोग हमको पसंद है। अपने वो 10% की थियरी कब लगाते हैं, जब मैंने एक्चुअल सेल प्राइस कम दिखाई है तो गवर्नमेंट बोलती ठीक है तूने कम दिखाया ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस चला लेंगे। वो कम दिखाने वालों के लिए था। लेकिन इधर देख, इधर तो मैं सेल प्राइस कितनी दिखा रहा हूँ 3 करोड़, एंड गवर्नमेंट का बेंचमार्क तो 2 करोड़ 80 लाख का है और ज्यादा दिखा है। तो अपने वो 10% वो सब मजदूरी करो भी मत। नहीं, कितने लोग मैकेनिकली हो जाते 10% वगैरह वो सब चालू कर देते। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ ना, अगर मैंने प्राइस ही ज्यादा दिखा है तो उसके आगे क्या चाहिए गवर्नमेंट को, वही एफईओसी हो गया। ये सब फालतू चीजें फिर कुछ काम की नहीं है। अपने अंडर प्राइसिंग करते ना, कम दिखाते, तब गवर्नमेंट एचडीबी का झंडा गाड़ती है। फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस वो सब चेक करते। तो सी इधर तो एक्चुअल प्राइस ही सीधा एफईओसी में आ जाएगा। अब देखो इस सब में क्या था, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स अज्यूमिंग शशांक परचेज्ड 2 फ्लैट्स। बेचा क्या था, फ्लैट, खरीदा क्या है, फ्लैट। तो ये घर टू घर हो गया। ओके, लेकिन सी उसके ऑलरेडी बहुत सारे फ्लैट थे, चलेगा। वो तो 54F में ऐसा है कि करंटली तेरे हालात ऐसे हो कि या तू बेघर है या एक घर वाला हो। उधर गरीबी दिखाने के, इधर 54F में, F फॉर फकीर। लेकिन तो 54 है ना, 54 वाला तो मैंने क्या ला, अमीर गरीब सबके लिए। तो ऑलरेडी मेरे पास 10-15 घर है तो भी चलेगा। तो इसके बाद जो ऑलरेडी इतने फ्लैट्स है ना, चलता है। लेकिन नए घर में एक ही लेना पड़ता है। लेकिन जीवन में एक अवसर ऐसा मौका मिलता है कि अपने 2 घर लिया हुआ भी चलता है। लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन योर आंसर। अपने आंसर में लटक जी 2 करोड़ तक आया तो 2 घर लिया हुआ चलेगा। तो उसने 2 घर ले तो लिया है, अब उसको चलाना है नहीं चलाना है, दैट डिपेंड्स अपॉन आंसर। पहले एक से दोनों घर उससे टाइम पे लिया है कि नहीं, कब लिया है, 26 जून, मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले। हाँ, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले लिया तो अच्छा ही है। क्या ड्यू डेट के बाद भी ले सकता है, बट उसको डिपॉजिट करना पड़ता। लेकिन उसने तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले ले लिया है। अब 2 घर चलाना है कि नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन द आंसर। ये देखो अपना इस सम में लटक जी का आंसर कितना आ रहा है, 1 करोड़ 95 लाख, मतलब 2 करोड़ या कम है ना, तो 2 घर का एग्जेम्पशन भी मिलेगा। तो मैं दोनों घर की कॉस्ट को
बोलूंगा CNA, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। और अपना फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच इज लेस। और देखो दोनों घर की कॉस्ट को लिया है। बाई चांस मेरा लटक जी का आंसर 2 करोड़ से ज्यादा आता तो 2 घर का नहीं, फिर एक का ही मिलेगा, वन हुज कॉस्ट इज हायर, वन हुज कॉस्ट इज हायर। फिर किसकी हायर कॉस्ट है, 140 वाला, वो ले लेता, इसको नहीं लेता। अरे एक ही घर को लेना पड़ता तो वन हुज कॉस्ट इज हायर लेता ना, लेकिन वो कब, जब मेरा आंसर लटक जी का 2 करोड़ से ज्यादा होता तो। मैंने जो कुछ भी कॉन्सेप्ट गए लेक्चर पढ़ाए थे सब रिफ्रेश हुए थे। ओके एक बार पढ़ा के नहीं होता, उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो सम्स तो बहाना है, तुमसे रिपीटिशन करवाना है। क्वेश्चन 13 देखना, एलेक्स लिमिटेड परचेज 5000 इक्विटी शेयर्स। कभी भी इक्विटी शेयर्स का सामान है, इक्विटी शेयर्स का अपने मगज में ना ये घूमना चाहिए। देखो ये नहीं, इक्विटी शेयर मतलब डायरेक्टली एसटीडी वेस्टीडी ग्रैंडफादरिंग नहीं चालू करने का। पहले शांति से आइडेंटिफाई करो, अगर ये इस एरिया में आएगा ना तो ही वो स्पेशल प्रोविजंस है। पता चला हमारे इक्विटी शेयर्स ये राइट साइड में जो ऑरेंज एरिया है ना, ऑरेंज वाला, उधर सेट हुआ तो सब नॉर्मल प्रोविजंस ही है। बताओ राइट साइड में नॉर्मल मतलब क्या है, ना तो वो 1.25 लाख का एग्जेम्पशन है, ना कोई ग्रैंडफादरिंग, कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। तो इक्विटी का सम आते ही दिमाग में क्या घूमना चाहिए, अरे मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग पे ध्यान दो, आंसर तो ठीक है। इक्विटी का सम आते ही दिमाग में ये घूमना चाहिए कि ये स्पेशल प्रोविजंस फॉलो करूं कि नॉर्मल वे में लूं। उसके लिए शर्त क्या बताओ, बोथ टाइम एसटीटी भरा हुआ रहेगा ना तो ये स्पेशल प्रोविजंस करेंगे। और उसमें भी ग्रैंडफादरिंग का प्रोविजन कब, ओल्ड इन्वेस्टर हुआ तो ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो बोथ टाइम एसटीडी भरा हुआ होना चाहिए, तो पक्का ये सब नॉलेज यूज करना है। लेकिन उसमें भी ग्रैंडफादरिंग हमेशा नहीं होता है, वो ओल्ड इन्वेस्टर हुआ तो पहले ये आइडेंटिफाई करो बोथ टाइम एसटीडी भरा है कि नहीं। और बोथ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सम इक्विटी का है ना, यूनिट्स का होता तो मैं बोथ नहीं, सेल के टाइम एसटीडी भरा है चेक करना है। तो सी अपने सम में चेक करो, इक्विटी शेयर्स का क्या लिखा है, परचेज किया था इन लोग ने थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक मार्केट से लिया तो एसटीडी लगाई था, है ना। और ये क्या लिखा, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 एट 150। ऑफ के बाद तो फेस वैल्यू होती है, एट के बाद कॉस्ट प्राइस है। और कब लिया था, 11 जून 2017, मतलब ये जूना इन्वेस्टर है। अरे इससे मालूम पड़ा ओल्ड इन्वेस्टर, और ओल्ड इन्वेस्टर को ही ग्रैंडफादरिंग मिलता है। लेकिन वो सब बाद में, पहले ये तो आइडेंटिफाई कर लूँ कि बोथ टाइम एसटीडी है। तो सी परचेज के टाइम तो एसटीडी भरा ही है, सेल के टाइम भरा है कि नहीं, उसके लिए इन लोगों ने 2 सिनेरियो ही दिए सामने। इस सिनेरियो 1 में क्या है, सेल भी आरएससी से हुआ है, तो ले सेल आरएससी से हुआ है मतलब परचेज भी आरएससी, सेल भी आरएससी, बोथ टाइम एसटीडी आ गया। तो फर्स्ट सिचुएशन में है ना, अपने ये वाला सेक्शन का नॉलेज यूज करेंगे। ओके और उसमें भी ग्रैंडफादरिंग भी करेंगे क्योंकि बंदा ओल्ड इन्वेस्टर है। ओल्ड इन्वेस्टर मतलब 31 जैन 18 या उसके पहले का परचेजर होना चाहिए, और उसने तो 2017 में खरीदा था ना। और दूसरी सिचुएशन में इन लोग क्या बोल रहे हैं कि सेल नॉट थ्रू आरएससी, तो बोले एसटीडी बोथ टाइम पेड के ओनली वन टाइम पेड, वन टाइम पेड। तो अपने को ये प्रोविजन नहीं मिलेंगे, तो अपने नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से होगा। ओके तो सी इसका 2 आंसर बनेगा, पहले अजम्पशन 1 बोथ टाइम एसटीडी पेड, तो ऐसा आंसर आएगा। और उसमें भी अपने सब में लॉन्ग है कि शॉर्ट है, चेक करो। लॉन्ग है क्योंकि 2017 में खरीदे थे और बेचा कब, 15 अक्टूबर 2025, तो इट विल बी लॉन्ग टर्म। ओके और फिर ये क्या दिया है, 31 जैन का हाईएस्ट ट्रेड प्राइस, लोएस्ट ट्रेड प्राइस। ये ग्रैंडफादरिंग करने में काम आता है ना। ग्रैंडफादर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, FMV as on 31 Jan 18 कंपेयर विद सेल प्राइस विच इज लो कंपेयर विद एक्चुअल कॉस्ट विच इज हाई, तो उधर काम आएगा। और उसमें भी अपने को ये लेना है, लोवेस्ट वाला नहीं लेना है। ओके तो सी इसमें आंसर क्या आएगा बताओ, ओरली बोलो, सम बाद में दिखाऊंगा। फुल वैल्यू कंसिडरेशन में तो सेल प्राइस आ जाएगा 700 पर शेयर इंटू 5000, फिर लेस कॉस्ट विल बी प्लेन कॉस्ट के ग्रैंडफादर कॉस्ट, ग्रैंडफादर कॉस्ट। तो ग्रैंडफादर कॉस्ट का देखो वर्किंग किया मैंने, FMV एज ऑन 31 जैन 18 500 रुपया दिया था, हाईएस्ट प्राइस। हाँ फिर सेलिंग प्राइस 700 विच इज लोअर 500 कंपेयर विद एक्चुअल कॉस्ट 150,
विचर इज हायर 500। तो ये 500 हो गया, क्या बोलना चाहिए इसको, ग्रैंडफादर कॉस्ट। क्या बोलना चाहिए, ग्रैंडफादर कॉस्ट। फिर वो माइनस कर दिया फ्रॉम सेल प्राइस, अपना लॉन्ग टर्म गेन आ गया। और ये लॉन्ग टर्म गेन में भी 1,25,000 तो एग्जेम्प्ट है, बैलेंस पे 12.5% टैक्स आएगा। लेकिन सी वो ज्ञान मत दिखा, क्योंकि पता है ये जो रूल है ना, 1,25,000 का एग्जेम्पशन मिलने के बाद बैलेंस पे टैक्स लगता है, वो टैक्स कैलकुलेशन का नॉलेज है। और क्वेश्चन तेरे को बोल रहा है टैक्स निकाल, नहीं पूछ रहा तो क्यों होशियारी मारना है, क्वेश्चन खाली बोल रहा है गेन्स निकालो, गेन्स, तो बस गेन निकाल के छोड़ दो। ये ज्ञान कब दिखा दे, 1,25,000 का एग्जेम्पशन बैलेंस पे 12.5, अगर टैक्स कैलकुलेशन पूछा हो तो इस सब में एक सॉरी पूछा है क्या, हाँ सॉरी मैंने ध्यान नहीं, सॉरी माय बैड, पूछा है टैक्स लायबिलिटी पूछा है, सॉरी। सी बोलना ये चाह रहा था, कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि इन लोग गेन्स पूछते तो भी हम लोग 1,25,000 का नॉलेज दिखाने लगते हैं। हाँ इधर बराबर है, मैंने गलती से बोला, इधर टैक्स लायबिलिटी पूछा ही है तो 1,25,000 का नॉलेज दिखाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 10 लाख के कैपिटल गेन में से 1,25,000 एग्जाम, बैलेंस पे 12.5% टैक्स लगेगा। और सी टैक्स पूछा है ना तो पूरा पूरा निकालो, सरचार्ज सेस वगैरह सब गिना के। सरचार्ज कंपनीज को कैसे, कंपनी देगा एक्सेल एलेक्स लिमिटेड, कंपनीज का सरचार्ज 1 करोड़ के बाद 7%, 10 करोड़ के बाद 12%, लेकिन 1 करोड़ तक तो बात पहुंची नहीं है ना, तो सरचार्ज जाने दो, सेस तो लेंगे ना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अरे ये सब स्ट्राइक होना चाहिए, छोटी छोटी चीज के मार्क्स कट जाते। अभी 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किसी को स्ट्राइक नहीं हुआ, उसका मार्क्स तो गया ना होलसेल में, पूरा तो 0 नहीं देंगे लेकिन मार्क्स कटेगा। और सी पब्लिक से गलती क्या होती, टैक्स बोला तो ठीक है 12.5% निकाल के आ गए। सी कभी भी सुनो, टैक्स लायबिलिटी पूछा ना, मेरी स्टाइल देखो मैं ऐसा करता हूँ, टैक्स लायबिलिटी पूछा ना मन में पूरा गाना ही याद करता हूँ, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, गरीबों के लिए रीबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो पूरा सोच लिया करो। सोचने में क्या, सोच लेने का ना, अब उसमें से कुछ नहीं तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो बन गया ना एक, सोचोगे तो याद आएगा ना। तो सी इसका आंसर देखना, ये देखो मैंने जानबूझ के ना तुमको बताने के लिए प्रेजेंटेशन पूरा किया है, इतना डिटेल एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं मेरे बच्चों को बताना क्या चाह रहा हूं कि कभी भी टैक्स कैलकुलेशन पूछा ना, ये दिमाग में आना चाहिए, वो दिमाग में आया ना, इसके लिए मैंने आंसर में भी बना के दिखाया। बाकी ये सब तो था ही नहीं ना अपने सामने, ये 10 लाख है, उसमें से 1.25 लाख का एग्जेम्पशन, बैलेंस पे 12.5% टैक्स, एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इतना टैक्स लायबिलिटी आ गया। ये सिचुएशन 1 था, बराबर ना। फिर सेकेंड सिचुएशन कैसी थी, सेल नॉट थ्रू आरएससी, तो मतलब अपने को नॉर्मल प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे ये वाले। और इधर क्या है, इधर बता, इधर 2 इंपॉर्टेंट चीज सुन, एक तो 12.5% पूरे पे आएगा, 1.25 लाख का एग्जेम्पशन नहीं है, 1.25 लाख मतलब 1,25,000, और ग्रैंड फादरिंग वैन फादरिंग मत कर देना इधर, इधर प्लेन कॉस्ट। तो प्लेन कॉस्ट लेना है तो सी ये तो सेलिंग प्राइस थी और इसकी प्लेन कॉस्ट 150 थी, इधर ग्रैंडफादर कॉस्ट नहीं आएगी, प्लेन कॉस्ट। तो ये देखो इसका आंसर, सेलिंग प्राइस 700 से लिया, कॉस्ट प्लेन कॉस्ट, नॉट दी ग्रैंडफादर कॉस्ट। ओके, लोग है ना इधर भी ग्रैंडफादरिंग कर देते हैं, मैंने क्या बोला, एक बार ये वाले एरिया में आया ना तो कोई ग्रैंडफादरिंग करना है ना, 1,25,000 का एग्जेम्पशन, नॉर्मल प्रोविजंस। ओके, और पता है रिबेट, ये साइड वाले में रिबेट भी मिलेगा, रिबेट की मनाही किसमें, अगर तू ये मेरे चार्ट के इधर लेफ्ट हैंड साइड में बैठा तो ना, लेकिन अगर राइट साइड में बैठा तो सब नॉर्मल प्रोविजंस है। उसी अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 27,50,000 आ गया, 12.5% टैक्स ये आ गया, इसमें 1,25,000 का एग्जेम्पशन भी नहीं है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आएगा ही ना, तो ये अपना टैक्स लायबिलिटी आ गया। ट्राई करो ये सब, है ना, एक काम करो तुम लोग, मैं थोड़े टाइम तक है ना पॉज देता हूँ, पहले थोड़ा खुद सोचो, ये टफ नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी लॉजिकल, लेकिन धीरे धीरे सेटल होके करना पड़ता है। पहले तुम लोग ट्राई करो इधर, जो समझे कर लो अपने दिमाग से। वीडियो लेक्चर देखने वालों तुम लोग भी है ना, चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना,
पूरा अपने दिमाग से जितना हुए ट्राई करना, फिर मैं सिखाऊंगा तो मजा आएगा। दोनों सेक्शन तुम लोग को इंडिपेंडेंटली पता है। 9B का वर्किंग कैसा होता है बताओ, एक से ना। 9B ऐसा है, 9B क्या बोल रहा है कि पार्टनर को जो भी चीज दी ना, चलो पार्टनर तो समझदारी से चीज लेके चला गया, लेकिन पार्टनर खड़ूस होता, बोलता मेरे को पैसे चाहिए, तो वो चीज बेचनी पड़ती ना, तो वो चीज बेचने का कैपिटल गेन है। ओके, एक ये और 45 तो पढ़ाया था, ये माइंड में रख के ट्राई करो ये सम। किया ट्राई? ओके सी हियर, ये सम में घुसने के पहले ना, आई नो यू विल फील लाइक अ रिपीटेशन, बट लेट मी शो इट प्रॉपरली, बिकॉज यही क्लैरिटी होगा तो इजी समझेगा। मैंने क्या डिस्टिंक्शन बताया था, बोल दिया था, खाली दिखाना है। 45(4) इज फॉर रिटायरमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन, और ये एनी टाइम। 9B तो क्या बोल रहा है, रिटायरमेंट डिसोल्यूशन से क्या करना है, पार्टनर का सल्टारा करने के लिए कोई चीज दे दी ना, चीज चीज, तो चीज बेची ऐसा मानेंगे, चीज चीज पे हैमर है उसका। तो टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन देयर हैज टू बी सम चीज। चीज कैन बी कैपिटल एसेट और स्टॉक। और इधर क्या था, रिटायरमेंट होना चाहिए, दिया कुछ भी हो, ये देखो एनीथिंग, क्योंकि 45 और अब तुमको पैसा दो, वस्तु दो, जो देना है दो। रिटायरमेंट पे पूरा फॉर्म तो नहीं बंद हो रहा है ना, तो जो एसेट पड़े उसमें रिटायरिंग पार्टनर अपना मुंह मार रहा था ना, मतलब ये रिटायरमेंट स्पेसिफिक है। ओके, एक चीज देखा, इधर इस मामले में एनी, इधर इस मामले में एनी, क्या 9B सिचुएशन को लेके बोलता है कुछ भी हो सकती है, और 45(4) चीज को लेके बोलता है कुछ भी, पैसा भी हो सकता है, कोई एसेट भी हो सकता है। इस मामले में फ्लेक्सिबिलिटी है ना, लेकिन रिजिडिटी किधर है, ये रिटायरमेंट के टाइम ही एप्लीकेबल होता है। वो तो मैंने कन्विंस किया, क्योंकि डिसोल्यूशन होता तो बातें सूट ही नहीं होती ना, कि आज अगर ये लैंड को बेचो तो मेरा हक बनता है, तो डिसोल्यूशन में तो सब भी बिक जाएगा ना। तो ये रिटायरमेंट स्पेसिफिक और ये चीज स्पेसिफिक है। कि आई नो मैंने रिपीट किया है, लेकिन अब है ना, मुझे प्रूव करना है कि इस सेक्शन में दोनों एप्लीकेबल है। रीड करके लगेगा, देखो, मेसर्स एबीसी एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 13 जून 25, पार्टनर से रिटायर्ड। ये देखो, रिटायर्ड वर्ड को देख के क्या लगना चाहिए, ले अपना सेक्शन 45(4) आया, इधर लिख देता हूं। मैंने अभी वही तो हैमर किया था, 45(4) का टेस्ट क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वही रिटायरमेंट। फिर ही रिसीव्ड, सॉरी, ऑन रिटायरमेंट ही रिसीव्ड 5 लाख रोकड़ा एंड लैंड, कुछ चीज मिली, चीज, और चीज मिलते ही 9B। कोई बोले नहीं ये तो रिटायरमेंट चलेगा, 9B में क्या है, एनी टाइम, बट चीज होनी चाहिए। उसे ये देखते ही 9B का बुद्धि चलना चाहिए, बराबर ना। इधर देखो क्या लिखा, सेक्शन 9B, इसीलिए तो मैं तुमको ये चार्ट दिखाया ना। 9B क्यों बोला, क्योंकि कैपिटल एसेट गिवन टू पार्टनर, व्हाट इज दैट एसेट, लैंड। और 45(4) क्यों, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, दो चीज ओवरलैप होती है तो थोड़ा मस्त सम बन जाता है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 9B का फॉर्मेट और 45(4) का फॉर्मेट तो पता ही है, दोनों का फॉर्मेट बताओ क्या है पहले, सॉल्यूशन का दिखा देता हूं। 9B का फॉर्मेट कैसा है, ये रहा, एक इधर गया, ये 9B है। वो मतलब जो चीज दी ऐसा मानो वो चीज बेची है ना। और 45(4) का फॉर्मेट क्या है, क्या कैपिटल था, दिया कितना, एक्ट में तो यही फॉर्मेट दिया ना। तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। नहीं, पहले 9B करेंगे, क्योंकि सी 45(4) का एक्ट में फॉर्मूला क्या है, उसका कैपिटल था कितना और उसको दिया कितना। ओके, तो कैपिटल अमाउंट इंपॉर्टेंट है ना। और 9B में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो चीज
पार्टनर को दी, ऐसा मान रहे वो चीज बेची, तो बेची तो प्रॉफिट होगा, उसका टैक्स भरना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट होगा। ये पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट होने वाला है। कैसे? वेट एंड वॉच करो, 2 मिनट के लिए वेट एंड वॉच करो। एक बार है ना, बस 9B पहले करना, रट लो, अपने आप खुद समझ, कुछ चीजें अपने आप ही समझ जाएगा बच्चा। एक बार 45 4 9B में से पहले क्या करना, 9B, गिव मी सम टाइम, अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाएगा। पहले डू यू एग्री के दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है, तो पहले 9B को करूंगा। और 9B के लिए देखो, ये लैंड जो हमने पार्टनर को दिया है, हम लोग क्या समझेंगे कि चलो पार्टनर समझदार था, लैंड से काम चला लिया, लेकिन पार्टनर जिद्दी होता, बोलता मेरे को तो पैसे चाहिए पैसे चाहिए, तो उसको पैसा देने के लिए लैंड बेचना पड़ता ना। तो मानो लैंड बेचा, लैंड की मार्केट वैल्यू क्या है, ट्राई करते ना, देखा होगा ना, 50 उसकी मार्केट वैल्यू है, तो उसको बेचते हैं तो कितने बिकता, कैलकुलेशन बता, ये देख, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, 40 रुपए का लॉन्ग टर्म गेन हो गया है। ठीक, तुम लोग है ना, प्लीज है असम्पशन बिठा दो कि लैंड बेच ही दिया है, हकीकत को तुम लोग याद करोगे ना, नहीं पार्टनर को दिया है, तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, भूल जाके पार्टनर को दिया है, बेचा है बस। ओके, बेच ही दिया है, कितने में, 50 में, और उसका कॉस्ट था 10, तो लॉन्ग टर्म गेन, लॉन्ग क्यों लेगा, लॉन्ग 5 साल पुराना लैंड है, तो लॉन्ग टर्म गेन हो गया। अब बताओ, ये लैंड को बेचेंगे तो टैक्स भी लगेगा, कितना टैक्स लगेगा फॉर्म को, लॉन्ग टर्म पे टैक्स कितना लगता है, 12.5%। ऐसे पार्टनरशिप फर्म का रेगुलर टैक्स रेट 30% है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे तो 12.5 है, तो इस पे 12.5% टैक्स निकालो, तो बोलता हो करते हो ना, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आएगा। चलो सरचार्ज नहीं आ सकता क्योंकि ये 40 लाख है, पार्टनरशिप फर्म को सरचार्ज का पता, जब 1 करोड़ के ऊपर होता है तब 12% आता है फर्म को सरचार्ज, लेकिन ये 1 करोड़ से कम है, 40 लाख का गेन हुआ है, तो सरचार्ज नहीं तो है, सेस आएगा। तो इधर देखो मैंने क्या किया है, कितना है टैक्स, 40 पे 12.5% प्लस 4% सेस 5.2 आ गया। इतना टैक्स कौन भरेगा, फर्म, क्यों, क्योंकि फर्म ने लैंड बेचा है ना, लैंड किसका था, फर्म का, बेचा किसने, फर्म ने, एक्चुअली बेचा नहीं, पार्टनर को दिया, और पार्टनर को देके भी लाइबिलिटी की तो चुकती हुई ना, एक सुकून तो मिला है ना। लेकिन हम ऐसा मान रहे कि नहीं, पार्टनर को नहीं दिया, हमने बेचा है, और बेच के बेचे हुए पैसे उसको दे दिए बाद में, लेकिन बेचने का टैक्स तो फर्म तो भरेगी, तो कितना टैक्स है, 5.2 का टैक्स है। अब इसके बाद है ना, मेरे को नई बैलेंस शीट बना के दो, आफ्टर द लैंड इज सोल्ड, इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा बताओ, लैंड बेचने का, बैंक अकाउंट डेबिट 50 रुपया, टू लैंड अकाउंट 10 रुपए का लैंड है। अरे एंट्री नहीं पास करने आता क्या, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 40 रुपीज, है ना, 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की तरह है ना, लेकिन ये प्रॉफिट किधर ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन टैक्स भरने के बाद, अरे टैक्स कितना गया, 5.2 ना, तो ये देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया, 40 का प्रॉफिट था, टैक्स भरने के बाद इतना प्रॉफिट है। कि पूरा पेशेंटली पूरा सम होने दे, फिर बाद में तुमको लगे हाँ यार बराबर है। तो कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 34.8, समझा ना कैसे आया, ये जर्नल एंट्री के सामने चाहिए तो बता सकता हो कैसे आएगा जर्नल एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, टैक्स भरने, टैक्स को नेट ऑफ करके बैंक कितना मिला है, अरे एक्चुअली 50 रुपए बेचा है ना, लेकिन टैक्स में 5.2 चला गया, तो 44.4 सॉरी 8 बराबर इतना नेट कैश इन हैंड आया है। कैसे बताओ, 50 रुपए में लैंड बेचेंगे और 5.2 गवर्नमेंट खा लेगी, तो कैश इन हैंड तो कम हो गया ना यार। तो 50 में बेचा है तो टैक्स काट के तो कितना आया 44.8, और 2 लैंड कितने का है, 10 का लैंड था, और 2 प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा कितना है 34.8, और हर पार्टनर को अपने शेयर के हिसाब से मिलेगा। अरे एंट्री तो आती है ना, और तीनों पार्टनर का शेयर देखो मैंने लिख के रखा 11.6,
अब मैंने देखो एक नई बैलेंस शीट बनाई है, क्यों हो रहा है अपने आप समझ देखते जाओ। रिवाइज बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल था कितना, 10 10 10, लेकिन बदल के हो जाएगा 21.6 21.6 21.6। कैसे आ गया ये? लैंड बेचा है भाई, बार बार ये मत नहीं बेचा थोड़ी, अरे इमेजिनेशन है। आज अगर सच में पार्टनर मानता नहीं, बोलता मेरे को पैसा दो, तो लैंड बेचना ही पड़ता ना, तो बस बेचा है। और बेच के 40 का प्रॉफिट हुआ है, और टैक्स भर भरा के पार्टनर्स लोग का कैपिटल चेंज हो गया। ये पार्टनर का कैपिटल चेंज हुआ ना। अब एसेट साइड भर के बताओ, अरे एसेट साइड में बताओ क्या चेंज आएगा। ये लैंड रोकड़ा हो गया, ये लैंड बेच दिया ना हमने, तो कैश बन गया, कैश बैलेंस चेंज होगा। चल हिम्मत है तो कैश बैलेंस चेंज करके बता। मेरे पास कैश 12 रुपये है, और लैंड को बेच के 50 रुपये मिले, टैक्स भी देना पड़ा 5.2, तो मेरा कैश बैलेंस चेंज हो जाएगा। तुम लोग निकालो फिर ही दिखा पाओ, है ना। और तो गोल्ड अभी भी पड़ा है अपने पास, शेयर अभी पड़ा है, वो तो लैंड जो पार्टनर को थमा दिया उसको मान ला कि हमने बेच दिया है, तो लैंड ही कैश में कन्वर्ट होगा ना। तो ये देखो, गोल्ड और शेयर को टच भी नहीं किया है। गोल्ड शेयर्स कितने का था, 4 लाख, 4 लाख, वो तो ऐसे ही है। हमने 9B के नाम पे क्या माना है कि जो लैंड पार्टनर को दिया वो बिक गया, तो बिक गया तो कैश आएगा। ये देखो इतना कैश है, कैसे निकाला। ओरिजिनल कैश 12 था, लैंड को बेचा 50 में, और बेचने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है 5.2, तो ये अपना रिवाइज कैश बैलेंस है। बैलेंस शीट टैली भी हुआ, देख बैलेंस शीट तो टैली होगा ना यार। अरे ये अमाउंट सब बैलेंस से फिगर क्या निकाले, ये देख, ये सब अमाउंट निकाला है ना। बोले वो बैलेंस से फिगर लेने का बोल रहा है। 12 रुपये का कैश है, ये बेचा और ये टैक्स भर के इतना कैश हो गया ना। अब बताओ 9B हो गया। अब 45(4) में एक्ट में क्या फॉर्मूला दिया बताओ। जो पार्टनर को दिया कंपेयर्ड विद उसका कैपिटल क्या है। अब उसका कैपिटल चेंज हो चुका है ना, तो पार्टनर को दिया कितना और उसका कैपिटल कितना है बताओ। अरे सम देख लेना, पार्टनर को दिया कितना है, 5 लाख रोकड़ा दिया है, लैंड भी रोकड़ा हो गया है। अरे लैंड भूल जा, लैंड है वो कैश हो गया है। एक्चुअली लैंड 50 का था ना, तो ये 50 का कैश हो गया है। तो 50 लाख का ये कैश लैंड से आया हुआ, और ये 5 तो कैश ही है, तो टोटल 55 लाख उसको दिया है, जबकि उसका कैपिटल है कितना, 21.6। तो देखो 45(4) आ रहा है, देख 55 समझा कैसे है। 55 इधर से आया, 5 रुपीज कैश, और उसको ये पढ़ो ना क्या, ही रिसीव्ड 5 lakhs एंड अ लैंड। लैंड की वैल्यू तो 50 है ना, मार्केट वैल्यू, लेकिन लैंड एनकैश हो चुका है। अपने मन में क्या है कि लैंड एनकैश हो चुका है, एक्चुअली तो उसको लैंड ही दे दिया ना, लेकिन हम लोग क्या सोचते लैंड को बेच बेचा के एनकैश कर लिया है। और एनकैश होता तो लैंड जो 50 की वैल्यू का है 50 का पैसा आ जाता, तो वो 50 और ये 5 कुल मिला के 55 उसको दिया है। समझा, ये लैंड 50 कहाँ से लिया है ना, तो 55 का उसको कैश दिया है, कि ऐसे ही सोच कैश दिया है, कैश ही दिया है, और उसका कैपिटल था कितना 21.6। डिफरेंस कितना है, ये भी कैपिटल गेन है, ठीक से है ना। ये कैपिटल गेन हो गया 33.4। हिम्मत है तो जस्टिफाई करो ये कैपिटल गेन कहां से बनाए, ये किस बात का कैपिटल गेन। ये 33.4 किस चीज का कैपिटल गेन है बताओ।
सी 45.4 का जो कैपिटल गेन है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एसेट्स लाइंग विद द फर्म। एक तो था लैंड जो चल बसा, लैंड बिक गया है, वो रोकड़ा भी हो गया है, वो भूल जाओ, वो 9B था। 45.4 इज फॉर द एसेट्स लाइंग विद द फर्म। मेरे को बताओ, फर्म के एसेट्स में से लैंड तो बिक गया, उसको भूल जा, फर्म के बस पड़ा क्या है, गोल्ड शेयर्स पड़ा है। तो जाने वाले पार्टनर की आंखें किस पे, गोल्ड और शेयर्स पे। गोल्ड देखो 4 का था, उसकी मार्केट वैल्यू 54.1 है, तो उसमें रिटायरिंग पार्टनर का हक होता है कि एक्चुअली उसका हक दे भी दिया हमने, खत्म हो चुका है, लेकिन उसका हक बना कैसे। आज 4 रुपए का गोल्ड, उसकी मार्केट वैल्यू 54.1 है, शेयर्स जो 4 रुपए का है उसकी भी मार्केट वैल्यू 54.1 है। तो बता इन एसेट्स में अप्रिसिएशन कितना हुआ है, एप्रिसिएशन निकाल। गोल्ड 4 का था, शेयर्स भी 4 का था, दोनों का अप्रिशिएट होकर वैल्यू कितना है, 50.1 50.1 टोटल 100.2। तो 100.2 तो टोटल अप्रिशिएशन है। रिटायरिंग पार्टनर का कितना है, 1/3, तो कितना हो गया 33.4। ये वैसे तो है, निकाल भले हम लोग ऐसे रहे, लेकिन मैंने शुरुआत में बताया था 45.4 किस चीज का है, रिटायरिंग पार्टनर को बैलेंस शीट में जो एसेट्स पड़े हैं ना उस पर नजर है। रिटायरिंग पार्टनर क्या बोलेगा, यार ये गोल्ड और शेयर्स तो आप लोग रखोगे, थी उसको भले उसका लैंड दे दिया, लेकिन लैंड देने में वो गोल्ड एंड शेयर्स का हकदार, इसलिए लैंड देना पड़ा। सी लैंड वॉज अ वे टू सेटल हिम, बट वाई दे गेव हिम लैंड एंड ऑल दैट, बिकॉज गोल्ड एंड शेयर्स अप्रिशिएटेड। आज गोल्ड और शेयर अप्रिशिएट नहीं होते तो उसको इतनी भारी रकम नहीं देते। उसको कितना 55 लाख दिया हमने, 5 लाख रोकड़ा और 50 लाख की जमीन, मतलब कैश जैसा ही दे दिया है। इतना क्यों दिया, क्योंकि गोल्ड और शेयर अप्रिशिएट हुए ना, और गवर्नमेंट एप्रिशिएशन पे ही तो टैक्स मारती है। कैपिटल गेन का मतलब ही क्या है, इट्स अ टैक्स ऑन द अप्रिशिएशन, बट अप्रिशिएटिंग आइटम शुड बी रियलाइज्ड। एक्चुअली गोल्ड एंड शेयर्स को बेच नहीं रहे, वो फर्म तो फ्यूचर में बेचेगी, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर मुंह मारता है ना, तो गवर्नमेंट को भी उसका टैक्स चाहिए। तो टेल मी, गोल्ड का अप्रिशिएशन 50.1, शेयर्स का अप्रिशिएशन 50.1, टोटल अप्रिशिएशन 100.2, उसमें 1/3 यही तो बनता है। ओनली थिंग इज ये 33.4 निकालने के 2 तरीके, ये लॉ का तरीका है और मैं ऊपर दिखाया वो लॉजिकल तरीका है। लॉ एंड लॉजिकल, लॉ का तरीका ये था और लॉजिकल तरीका ऊपर दिख रहा है। ओके, अब बता इसका नेचर शॉर्ट होगा कि लॉन्ग होगा, वो गोल्ड एंड शेयर्स के नेचर पे डिपेंड करता है। गोल्ड एंड शेयर्स कैसा है, गोल्ड 2 साल जूना है ना, और ये है ना, एक से ना, इधर गोल्ड को है ना, एक से को 2 इयर्स ओल्ड है ना, डॉट 2 इयर्स है, और डॉट 2 इयर्स मतलब शॉर्ट होता है। अरे ये 2 इयर्स ही लिखे ना, इतना वेग नहीं दे सकते सब में यार, बट एग्जैक्ट 2 इयर्स ही बोला है, 2 इयर्स, तो डॉट 2 इयर्स क्या होता है, शॉर्ट। लॉन्ग कब होता है, मोर देन 2। एनीवे सम थोड़ा बहुत मैंने फैब्रिकेट किया है, एग्जाम में इतना प्रिसाइस नहीं देंगे, लेकिन इधर चल मैं 2 इयर्स को पकड़ भी चलो तो डॉट 2 इयर्स तो शॉर्ट होता है, और शेयर्स तो 9 महीने पहले का है तो शॉर्ट है। तो ये देखो इधर मैंने लिखा भी क्या है, शॉर्ट टर्म गेन, लेकिन इसको अपोर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि दिस गेन इज एट्रीब्यूटेबल टू गोल्ड एंड शेयर्स। तो उसको रेशियो में डिवाइड कर, दोनों का अप्रिशिएशन रेशियो, दोनों का अप्रिशिएशन 50.1 से हुआ है ना, तो 50.1 में डिवाइड कर दो, तो 16.7 16.7 इक्वली किया है, क्योंकि गोल्ड एंड शेयर दोनों का अप्रिशिएशन सेम रेशियो में हो रहा है। 50.1 50.1 से बड़ा है ना, इक्वल, तो इक्वल हो गया। फिर इसका क्या करना है, अभी फ्यूचर में जब गोल्ड को बेचेंगे
अभी गोल्ड बिक गया कि है। लेकिन फ्यूचर में जब गोल्ड को बेचेंगे तो मान लो 100 रुपए में फ्यूचर में बेचा है, तो बेचा 100 में होगा, लेकिन उसकी सेल प्राइस 100 माइनस 16.7 से एडजस्ट हो जाएगी। शेयर्स भी फ्यूचर में जब 100 में बेचेंगे तो 100 में से 16.7 एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट अभी टैक्सा जा रहा है ना, तो फ्यूचर में उसका क्रेडिट मिलेगा, मतलब सेल प्राइस में से लेस हो जाएगा। कुछ नया नहीं बोला, सब सेम चीज बोली थी मैंने। ओके, और ये टैक्स कौन बन रहा है? फर्म भर रही है, फर्म। ओके, एक्चुअली पता है फाइनली फर्म को है ना लैंड का फुल टैक्स आया, गोल्ड शेयर्स का प्रोपोर्शनेट आया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? लैंड का फुल टैक्स आ गया, क्योंकि लैंड पूरा रियलाइज हो जाए, लैंड चला गया, दिख ही नहीं रहा है। अरे जो चीज चली गई तो उसका पूरा टैक्स चुकाओ। अरे मतलब मॉरल, अभी इसका एक लार्जर पिक्चर लो, कितनी चीज थी हमारे पास, ये देख, गोल्ड, शेयर्स, लैंड। और कैपिटल गेन का मतलब ही क्या है? जो एसेट्स अप्रिशिएट होते हैं ना उसका होता है। तो बताओ अपना लैंड कितने से अप्रिशिएट हुआ था? 1 से 10 का 50 हुआ था, पूरे का टैक्स भर दिया है। भरा, प्रूफ देख, इसका प्रूफ है, देख पूरा टैक्स चुका दिया। ओके, क्योंकि लैंड पूरा निकल भी गया ना, भले हमने पार्टनर को दिया था उसके राइट्स की तरफा, लेकिन बेच ही दिया ना। और जो चीज बिकी गई कंप्लीटली तो उसका कंप्लीट टैक्स चुकाओ। लेकिन गोल्ड एंड शेयर्स का फर्म ने कंप्लीट टैक्स चुका है कि 1/3 जितना, 1/3 जितना, क्योंकि गोल्ड एंड शेयर्स बिके नहीं है, हमारे पास पड़े। लेकिन रिटायरिंग पार्टनर तो अपना मुंह मारा ना, और रिटायरिंग पार्टनर पूरे पे मुंह थोड़ी मार सकता, उसका जो हिस्सा है, गोल्ड एंड शेयर अप्रिशिएट हुए थे 50.1 50.1 से, लेकिन उसमें उसने अपना मुंह मारा 1/3 जितना, उतने पे गवर्नमेंट ने टैक्स मारा। मतलब मॉरल यही निकला कि लैंड तो पूरी तरह से टैक्स आ गया, उसका मैटर क्लोज। और गोल्ड एंड शेयर का फुल अप्रिशिएशन का टैक्स है कि 1/3 जितने का, 1/3 जितने का। और जो 1/3 जितने का टैक्स है फ्यूचर में एडजस्ट होगा। मतलब कंक्लूजन यही है। लेकिन क्या थोड़ा ऐसा घूम घूम के हो रहा है ना, इससे थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन पता है ये अगर ब्रॉडर पिक्चर लोगे ना तो पूरा क्लैरिटी लगे विजन में कि बराबर है। एक तो लैंड का तो कंप्लीट टैक्स आ गया, क्योंकि लैंड कंप्लीटली चला भी गया है। और ये भूल जाओ कि हमने पार्टनर को दिया था, बेचा है, और बेचते तो पूरा पूरा टैक्स चुका दो। गोल्ड एंड शेयर्स को बेचा नहीं है ना, पूरा टैक्स नहीं आ सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर। तो सी तुम लोग को ये सब सुनने का लगता है तो यार मैं सीधा ऐसे ही निकाल दे, सर इतना क्यों आपने किया, सीधा इसका पूरा निकाल दो और इसका जो 1/3 करके करो। ये तरकीब से भी आंसर आ सकता है, लेकिन सी लॉ क्या सोता है, रियल लाइफ की बैलेंस शीट में ऐसे 3-4 एसेट नहीं, 100 एसेट्स भी हो सकते हैं। इससे मैंने जो मैकेनिज्म बताया ना पूरे लॉ के सिस्टम से बताया। और लॉ का मैकेनिज्म अपने को लगता है इतना फनी है, मैं तो शॉर्टकट से भी निकाल सकता हूँ, तो मेरे सम में शॉर्टकट चलेगा, क्योंकि मेरे सम में बैलेंस शीट छोटी सी है ना। अब है ना तुरंत बैक टू एक से ना, मुझे इधर चुप बताना है, गैस करो इधर अगला डिस्टिंक्शन क्या होगा। अपने ही एग्जाम्पल में देखना 9B का जो टैक्स बना था वो गोल्ड के कारण था, शेयर्स के कारण था कि लैंड के कारण था? लैंड के कारण था। लैंड विच हैज बीन कंप्लीटली रियलाइज्ड। ओके, तो मतलब ये देखो मैंने क्या लिखा, पढ़, 9B का टैक्स इज फॉर द गिवन एसेट। अपने एग्जाम्पल में गिवन एसेट क्या था? लैंड विच वॉज गिवन। वो गिवन चीज का कैपिटल गेन है लैंड, ना माइंड में लैंड रखना। और 45(4) का टैक्स इज फॉर लैंड पर्टेनिंग के गोल्ड एंड शेयर्स, गोल्ड एंड शेयर्स को पर्टेन कर रहा है। इधर देखो क्या लिखा है, इट इज फॉर द एसेट्स रिमेनिंग विद द फर्म, एंड सिंस दे आर रिमेनिंग इट कैन नॉट बी पूरी तरह से टैक्स्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर। और वो भी टैक्स मारने का गवर्नमेंट को बेसिस क्यों है? वही डायलॉग मेरा, जब रिटायरिंग पार्टनर अपना मुंह मार के जा रहा है तो हम भी टैक्स मारेंगे ना। उसी ये मैं डिस्टिंक्शन क्यों कर रहा हूँ, बच्चे लोग को क्या सेम लगता है, अरे भाई ये जो हमने लैंड दिया था उसका 9B था,
और जो गोल्ड एंड शेयर्स पड़े हैं उसका 45.4 है। और टैक्स दोनों कौन भर रहा है देख, दोनों में टैक्स पेड बाय द फर्म, टैक्स पेड बाय द फर्म। क्यों? लैंड किसका था? फर्म का। गोल्ड एंड शेयर्स भी किसका था? फर्म का। तो सब फर्म ही भरेगी ना। मतलब दिस इज अ कॉमन फीचर, ये सारा टैक्स फर्म के सिर पे आ रहा है क्योंकि वो सारे एसेट फर्म की बैलेंस शीट में थे ना। ओनली थिंग इज फर्म को लैंड का पूरा टैक्स चुकता करना पड़ा क्यों? लैंड चला ही गया। ओके। और गोल्ड एंड शेयर का पूरा चुकता किया कि 1/3 जितना, 1/3 जितना। और जो अभी टैक्स भरा है फ्यूचर में उसको एडजस्ट भी करने मिलेगा। तो सी ये देख के ना थोड़ा एक और गले में उतरता ना। अब इसका तुरंत एक सम लेंगे ना, इट विल साउंड रिपीटेशन लेकिन दिमाग में सेट हो जाएगा। 2 मिनट पेशेंस रखना, तुरंत ही इसका सम है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 ठीक है ना। उसका डाउट क्या मालूम है कि लैंड तो ले, जो लैंड का टैक्स था ना ये तीनों क्यों बेयर कर रहे? कि वो तो पार्टनर लेके गया था, रिटायरिंग पार्टनर लेके गया था। तुम लोग भूल जाओ कि वो पार्टनर लेके गया था। अपने ऐसा मान रहे कि लैंड को बेचा है। और लैंड का मालिक कौन है बताओ? कोई एक जन के तीनों जन? तीनों जन। तो अगर लैंड बेचेंगे तो उस पर जो प्रॉफिट होगा तो टैक्स तो तीनों को भरना है ना। वो तो ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग करके पार्टनर को क्या बोला, अभी पैसा वैसा क्या तू लैंड ही लेके जाना। वो लैंड से हमने एडजस्टमेंट किया है। इसीलिए तो मैंने 2-3 बार क्या बोला, तुम ये दिमाग में लाओगे ना कि पार्टनर को लैंड दिया, लैंड दिया है, तो अननेसरी रॉन्ग जोन में चले जाओगे। ऐसे फील करके हमने लैंड को बेच के उसको पैसे दिए। और एक कोई जबरदस्ती का इमेजिनेशन नहीं है। आज अगर सच में पार्टनर बोलता नहीं मेरे को तो रोकड़े ही चाहिए, तो क्या करना पड़ता? लैंड बेचना ही पड़ता। और लैंड बेच के जो प्रॉफिट आता वो तीनों हकदार है कि लैंड की तीनों मालिक है। टैक्स भी तीनों को बेयर करना है। तो तीनों के कैपिटल को प्रोपोर्शनली एडजस्ट किया है। ओके। तो सी तुम लोग नहीं, लैंड तो पार्टनर को ही मिला है, तो ये पार्टनर को टैक्स आ भी नहीं रहा पहले तो। लैंड हमने पार्टनर को दिया, पार्टनर को तो टैक्स भरने का बोल भी कौन रहा है? फॉर्म को है। फॉर्म को बोलेंगे फॉर्म तेरा लैंड देख बढ़ गया ना, बढ़ गया ना, तो फॉर्म टैक्स भरेगी। और फॉर्म जो भरेगी वो तो हर पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा ना इवेंचुअली। ओके। इससे तो पता है मैंने 2-3 बार क्यों बोला, और एक्ट में भी हैमर किया है। लैंड गिवन टू दैट पार्टनर विल बी डीम्ड एज सोल्ड। दैट इज द बेस्ट। अगर वो माइंड में रखोगे ना तो ही सब डाइजेस्ट होगा कि हाँ बस लैंड हमने बेचा है और बेचा के जो पैसे आए ना वो उसको दे दिए। और लैंड फॉर्म बेचेगी तो उसका टैक्स तो सब पार्टनर भुगतेंगे ना। तो देखो सब में एडजस्टमेंट्स किया है वो। एक और सम करने दो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 9 नहीं 18, 9 के ये ट्राई करो जरा, करो ट्राई। एक बार तुम लोग चाहिए तो खुद ही ट्राई करना। जो बच्चे भी लाइव देख रहे, रिकॉर्डेड देख रहे, प्लीज ये ट्राई करना क्योंकि मैंने तुमको स्कीम बता दिया है। तुमको स्कीम क्या बताया, पहले 9B का करो फिर 45.4 ट्राई। ओके सी अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या लिखा है। SSPQRN कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 11th July 25 पार्टनर P रिटायर्ड। ये देखो मैं रिटायर्ड वर्ड को सेंसिटिवाइज क्यों कर रहा हूँ ना मैं, इससे पता चला 45.4 है। इस सेक्शन की पहचान भी कैसे होती है मालूम है ना, रिटायरमेंट देखा मतलब 45.4 पक्का है। अब कोई बोले देखो तो सही उसको क्या दे, अरे कुछ भी दे। अरे मेरा सबसे पहला एग्जाम रिटायरमेंट पे रोकड़ा भी दिया ना, 45.4 तो लगेगा ही क्योंकि रोकड़े में उसको अगर कुछ भी एक्स्ट्रा दिया है वो क्यों, क्योंकि फर्म के बैलेंस शीट में एसेट अप्रिशिएट होंगे। याद कर मेरा पहला एग्जाम्पल। तो रिटायरमेंट देखते ही कंफर्म 45.4 है। अब 9B की टेस्ट क्या है,
कोई चीज 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 होनी चाहिए, चीज चीज। और उधर टाइमिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है, रिटायरमेंट डिसोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, चीज होनी चाहिए कोई। तो देखो कुछ है क्या, ही रिसीव्ड 85 lakhs कैश एंड लैंड, देखो चीज आई ना कोई, जैसे ही मालूम पड़ा कोई चीज दी है तो वो सेक्शन 9B आ गया। जबकि हम लोग तो मन में क्या कल्पना बनाएंगे कि हमने उसको जो चीज दी है ना वो बेची, फिर बेचा हुआ पैसा उसको दिया है, कल्पना ऐसा ही बनाना, ओके। लेकिन उसको थोड़ा कैश भी दिया है। एक सेकंड, टोटल उसको कितना दे दिया हमने, 85, और लैंड का वैल्यू क्या है, 45 का है ना, लैंड 45 का है। तो 45 का लैंड दिया, लेकिन हम लोग 45 रोकड़ा करके रोकड़ा दिया ऐसा सोचेंगे, हाँ? मतलब कुल उसको ये 45 और ये 85 दिया है, टोटल उसको दिया है। अब बैलेंस शीट में देखो मैंने क्या किया है, नीचे जो गुडविल दिया है ना उसको भी घुसेड़ दिया, ताकि बैलेंस शीट में सब सीन क्लियर दिखे। गुडविल एक्चुअली बैलेंस शीट में था नहीं, मतलब नील, लेकिन उसका वैल्यूएशन कितना किया, 61.95। ओके, कंप्यूट दी कैपिटल गेन। स्टेप 1 क्या है बताओ, पहले क्या करेंगे, 9B का कैलकुलेशन। 9B में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो लैंड उसको दे दिया ना, भूल जाओ कि उसको दिया है, ऐसा मानो बेच दिया है, और वो तो कंप्लीटली फॉर्म की बैलेंस शीट से चला गया ना, तो गेन हैज बीन फुल्ली रियलाइज्ड। पूरा टैक्स वैक्स भर भरा के तीनों पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट कर दो। तो तीनों क्यों, क्योंकि लैंड का मालिक तीनों पार्टनर है। तो ये देखो, इसका पहले वर्किंग देखना, इससे अमाउंट क्या था, लैंड की मार्केट वैल्यू 45 है, कॉस्ट 30 है ना, तो प्रॉफिट कितना हुआ 15। लॉन्ग क्यों लिखा है, लॉन्ग 4 साल पुराना लैंड है तो लॉन्ग बराबर। फिर इस पे टैक्स कितना आएगा, 12.5% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भूलना मत, तो 1.95 आया। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स काट के प्रॉफिट कितना हुआ है, 15 माइनस 1.95 13.05, ये तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो तीनों पार्टनर को प्रॉफिट मिला और तीनों हकदार है प्रॉफिट के। यार ये मत बोलो सर लैंड तो वो लेके, अरे लेके गया, तू क्यों माइंड में लेके बैठा है, ऐसा सो लैंड बिका है और बेच के प्रॉफिट आता, तीनों का हिस्सा है, ओके। तो ये इमेजिनेशन में ही समझेगा, नहीं तो अगर तू वो पकड़ के बैठ जाएगा ना, नहीं हमने उसको दिया, अरे उसको दिया, वो तो क्या है, उसको वो नहीं देते तो पैसा देना पड़ता ना, वो तो उसको क्यों दिया है, क्योंकि उसका रिमेनिंग एसेट्स में भी हक है ना। तो ये प्रॉफिट तीनों को मिल गया। अब इसकी रिवाइज बैलेंस शीट बना के बताओ। रिवाइज बैलेंस शीट, एक्चुअल कैपिटल कितना था, 100 पर नाउ इट विल बिकम प्लस 4.35। सही किया है मैंने। एसेट साइड में क्या हाल है बताओ, लैंड बिक गया है, इसको लैंड को बार बार बोलिए, बिक चुका है, रोकड़ा हो चुका है, रोकड़ा। कितने रोकड़े आए, 45 में बिका तो 45 के रोकड़े आए, लेकिन गवर्नमेंट इसका तो टैक्स ले लेगी, और गवर्नमेंट इसका तो पूरा ही टैक्स लेगी क्योंकि लैंड कंप्लीटली सोल्ड ऑफ, रियलाइज्ड। तो टेल मी, ये उड़ जाएगा लेकिन कैश बैलेंस चेंज होगा। तो मुझे बताओ, ये देखो पहले है ना, पेटेंट और डेटर्स जैसा है वैसा ही लिखा है मैंने। पेटेंट कितना था 45, डेटर कितना था 25, उसको तो सेम कॉपी मारा है मैंने, ओके। और कैश बताओ कितना होगा, ये देखो 200 रुपये का कैश था ऑलरेडी बैलेंस शीट में, लैंड को बेच के 45 का कैश मिला, और गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ा 1.95 था ना ये, तो अपने पास कैश इन हैंड कितना हो गया 243.05, करेक्ट। और बैलेंस शीट में गुडविल 0 का है, तो ठीक है, 0 ही सही है, 0 ही लिखा है मैंने, 0 है, वो तो FMV राइट साइड में लिखा है। टोटल ऑफ द बैलेंस शीट 313.05। एक्चुअली एग्जाम में बैलेंस शीट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं तुमको लॉजिक बता के सिखाना चाह रहा इसलिए किया है। अब बताओ, ये 9B तो हो गया था, 45(4) के दो मेथड बताओ, गवर्नमेंट का मेथड क्या है और लॉजिकल मेथड क्या है। पहले गवर्नमेंट के मेथड से बताओ ना, गवर्नमेंट का मेथड क्या है, देखो मैंने फॉर्मेट लिखा भी था थोड़ी देर पहले, ये देखो
मनी वैल्यू ऑफ एनीथिंग गिवन टू पार्टनर माइनस इज कैपिटल. ओके, ये देखो इधर गया मनी कितना है, उसको 85 दिया था और इसका मनी वैल्यू कितना है 45 था ना, जो कि रोकड़ा ही हो चुका है, सोच ले. तो टोटल 130 दिया है उसको. ये देखो 45 4 आ रहा है. हाँ ये देख जरा, सही किया है. 130 उसको दिया है, जबकि हाल फिलहाल में उसका कैपिटल 104.35 है. तो उसको गेन मतलब गेन कितना हुआ, ये पार्टनर को नहीं हुआ है, फर्म को हुआ है. ये बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे के माइंड में ये दिखता है नहीं पार्टनर को ज्यादा मिला ना. अरे कैपिटल गेन कैपिटल एसेट का होता है, एसेट किसकी बैलेंस शीट में, फर्म. तो ये कैपिटल गेन फर्म का है. देखो 25.65 जस्टिफाई करो. मैंने क्या बताया था 45 4 का गेन, एक सेकंड बताओ. 45 4 का गेन इज फॉर द गिवन आइटम के रिमेनिंग आइटम्स. सी गिवन आइटम जो रफा दफा हो गई वो तो 9B में आ गई, वो तो गिवन होके भी हमने माना फुल्ली बेक्ड दिया है. 45 4 बचे हुए एसेट्स का है ना. तो देखो अपनी बैलेंस शीट में देख के बता व्हाट आर द रिमेनिंग एसेट्स. पेटेंट रिमेनिंग. डेटर तो कैपिटल गेन का कैंडिडेट ही नहीं है. कैपिटल एसेट में देखो ये लोग दोनों है ना. तो टेल मी पेटेंट कितने से अप्रिशिएट हुआ, 45 का 60 हुआ है. तो 15 से अप्रिशिएट हुआ, लेकिन गवर्नमेंट पूरे 15 पे मुंह नहीं मार सकती ना. जितना रिटायरिंग पार्टनर ने मुंह मारा उतने पे टैक्स है ना. तो इसका 15 का एप्रिसिएशन है और इधर कितने का एप्रिसिएशन है 61.95. तो टोटल एप्रिसिएशन कितना है 15 और 61.95. उसमें रिटायरिंग वाले का हक कितना है 25.65. सी फुल अप्रिसिएशन को टैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि भूलो मत पेटेंट और गुडविल फॉर्म की बैलेंस शीट अभी भी पड़े है. ये 45 4 इज रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से का. तो टोटल अप्रिसिएशन इधर 15, इधर 60.95, 61.95. टोटल अप्रिसिएशन कितना आया था 76.95. टोटल एप्रिसिएशन उतना ही है ना. इधर 61.95, इधर 15, टोटल 76.95. उसमें रिटायरिंग पार्टनर का 1/3 25.65. और ये शॉर्ट क्यों बोला हूं मैं, क्योंकि जो बचे हुए एसेट्स है उसमें एक गुडविल है और पेटेंट है. बोथ आर नहीं, गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड, पेटेंट इज डेप्रिशिएबल, ब्लॉक वाला है. याद है अपने पीजीबीपी में इनटेंजिबल एसेट्स का 25% डेप्रिशिएशन हुआ करता था. तो पेटेंट डेप्रिशिएबल एसेट है और बैलेंस शीट में बचे हुए एसेट डेप्रिशिएबल या सेल्फ जनरेटेड होता है तो शॉर्ट ही मानते. ये मैंने शुरुआत में बताया था. तो ये इसका पूरे का नेचर शॉर्ट, लेकिन इसको अपोर्शन करके रखना पड़ेगा. अपोर्शनमेंट क्यों कर रहे बताओ, क्योंकि पेटेंट जब फ्यूचर में बिकेगा, गुडविल जब फ्यूचर बिकेगा तो अपने अपने टाइम से बिकेगा, तो वो टाइम क्रेडिट देना पड़ेगा. तो इसको अपोर्शन करो. इन अप्रिसिएशन रेशियो करते हैं. पेटेंट में अप्रिसिएशन कितने का हुआ है 15 से, और इधर तो 61.95 से अप्रिसिएशन हुआ है. तो 15:60.95 अप्रिसिएशन रेशियो. देखो लिखा भी रेड में मैंने. तो वो हिसाब से ये 5 और ये 20.65, और ये 5 एंड 20.65 को फ्यूचर सेल प्राइस में एडजस्ट करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क था. ओके, तो सी ये पूरा सम है ना, मैं अभी लाइन बाय लाइन रीड करने के बदले है ना इसका शॉर्ट में समरी दे रहा हूँ. इधर देखो ये पूरे सम को शॉर्ट में मैंने प्लॉट कर दिया है. ओके, तो लाइन बाय लाइन रीड करने में खाली क्या कंसंट्रेशन रहेगा नहीं ना बच्चों का. और होमवर्क करने वालों ने एक बार तो रीड किया ही होगा, नहीं भी किया है तो देख के तो समझ जाएगा. लुक, इस क्वेश्चन में ना 2 पार्टनरशिप फॉर्म का डिटेल्स दिया है, एक्सएन कंपनी, वाईएन कंपनी. एक्सएन कंपनी का है ना कुछ रिटायरमेंट उसमें डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है,
एक्सएन कंपनी अभी भी चल रही है, लेकिन उसमें एक पार्टनर है मिस्टर प्रेम, वो रिटायर हो गया है और उसको रिटायरमेंट के वक्त एक नागपुर में ज़मीन है उन लोग के पास और थोड़े पैसे दे के उसको रवाना कर दिया कि चल तू अभी निकल, तू रिटायर हो गया है, उसका सेटल कर दिया अकाउंट। ओके। और वायन कंपनी तो डिसॉल्व ही हो गई है और उन लोग के पास भी 3 ज़मीन थी, एक चंडीगढ़, एक मोहाली और एक गुड़गांव। तीनों ज़मीन तीनों रिस्पेक्टिव पार्टनर को दे दी। ओके। तो ये क्वेश्चन की सिचुएशन है, इतना समझा। और अब बताओ कैसे मालूम पड़ेगा 9B यूज करना है कि 45(4)? उसके लिए मैंने क्या बताया था, 45(4) रिटायरमेंट होगा तो ही अप्लाई होता है। 45(4) में स्ट्रिक्ट क्या है कि रिटायरमेंट के टाइम ही अप्लाई होता है, मतलब वही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ओके। तो सी एक्सएन कंपनी में रिटायरमेंट हो रहा है ना, तो 45(4) विल अप्लाई। देखो इधर मैंने 45(4) लिख के रखा है। और वायन कंपनी में तो रिटायरमेंट का कोई माहौल बना ही नहीं, डिसोल्यूशन हुआ है, तो इधर 45(4) नहीं आएगा। सी 45(4) कम्स ओनली व्हेन द पार्टनर रिटायर्स, दैट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन, डिसोल्यूशन में नहीं होता है वो। और 9B का शर्त क्या है, 9B के लिए क्या चाहिए, उसमें तो रिटायरमेंट डिसोल्यूशन कुछ भी हो, लेकिन पार्टनर को कोई चीज देनी चाहिए, चीज। वो चीज कैन बी कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड, ऐसी कोई चीज दी है ना, वस्तु, कोई एसेट जैसा, तो 9B आता है। और इधर एसेट जैसा देखो, इधर एक्सएन कंपनी वालों ने लैंड दिया है ना, वायन कंपनी ने भी लैंड दिया है। लैंड मतलब कोई चीज दी है ना, और कभी भी कोई चीज देने में आएगी तो 9B आता है, वो चाहे रिटायरमेंट के वक्त हो के डिसोल्यूशन के टाइम। ओके। अब इसमें क्वेश्चन ने पूछा क्या था, देखो डायरेक्टली मैं सम पे जाता हूं। ऑन दी बेसिस ऑफ द फैक्ट्स गिवन अबव, वो फैक्ट्स मैंने अपने स्टाइल में पुट अप कर ही दिया था। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द अमाउंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 9B इन द हैंड्स ऑफ एक्सएन कंपनी एंड वायन कंपनी फॉर AY 26-27। मतलब दोनों पार्टनरशिप फॉर्म का 9B पूछा है। देखो बताओ दोनों को 9B लगेगा कि नहीं लगेगा ना, क्योंकि दोनों ने कुछ ना कुछ चीज पार्टनर को दी है। एक्सएन कंपनी के रिटायरमेंट के टाइम पे दी है, वायन कंपनी ने डिसोल्यूशन के टाइम पे, लेकिन दिया तो कोई चीज ही है ना, तो 9B आएगा। तो सी ये देख के समझ आएगा अपने आंसर में 4 कंप्यूटेशन होगा। कैसे, एक तो लैंड दिया था एक्सएन कंपनी ने पार्टनर को, दूसरा वायन कंपनी ने प्रेम को लैंड दिया, तीसरा वायन कंपनी ने अक्षय को लैंड दिया, चौथा वायन कंपनी ने आरव को लैंड दिया। ये 3 पार्टनर है ना वायन कंपनी में, तो ये 4 जो गोले किए ना, तो 4 कंप्यूटेशन हो गए। क्यों 9B सिंपल है, जो भी चीज पार्टनर को दी है ना, ऐसे मानो कि वो चीज बेच दी है, और बेचेंगे तो कितने बिकेगा, डिपेंडिंग अपॉन द FMV। तो ये चारों लैंड का क्वेश्चन में FMV भी दिया था, कॉस्ट भी दिया था, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। चारों की FMV को लेना है, उसमें से चारों का कॉस्ट माइनस करना है। तो ये 4 कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, आंसर दिखा रहा हूँ डायरेक्ट, 4 कैलकुलेशन दिखाऊंगा। ये देखो 4 कैलकुलेशन, 1 2 3 4। ये नीचे वाला मैंने कॉलमनर फॉर्म में क्यों किया, क्योंकि वायन कंपनी कॉमन एसएससी है ना, उसी एसएससी को ये 3 कैपिटल गेन आ रहा है। ओके। एक्सएन कंपनी का अलग किया क्योंकि एक्सएन कंपनी का अलग एसएससी है, तो उसका वर्किंग अलग किया है। ओके। और वर्किंग कैसे किया है, जो भी FMV है कंपेयर विद द कॉस्ट, है ना, जो भी FMV है कंपेयर विद द कॉस्ट। ठीक है ना, अमाउंट तो देखा होगा, देख लो। ये जैसे 45 लाख कहाँ से आया था, 45 लाख नागपुर लैंड की मार्केट वैल्यू थी और उसका कॉस्ट इतना है ना। और वायन कंपनी के ये तीनों लैंड की रिस्पेक्टिव मार्केट वैल्यू, तीनों की कॉस्ट दी हुई है, खत्म। तो ये 9B आ गया। फिर क्वेश्चन में और क्या पूछा था, व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 45(4) इन द हैंड्स ऑफ एक्सएन कंपनी। 45(4) बोला तो थोड़ा एक बार अलर्ट हो जाना चाहिए कि 45(4) करने के पहले 9B का रामायण करना पड़ता है, और उसमें जो प्रॉफिट आया सब पार्टनर को शेयर करके उसका कैपिटल एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि 45(4) में एक्ट में फॉर्मूला क्या दिया है कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर को दिया उसके मुकाबले उसका एडजस्टेड कैपिटल क्या था वो कंपेयर करना है। तो कैपिटल एडजस्ट करने का भी काम करना पड़ेगा ना। और ये एक्सएन कंपनी के लिए 45(4) बोला है ना, और एक्सएन कंपनी के लिए तो 45(4) आएगा ही,
क्योंकि एक्सएन कंपनी में रिटायरमेंट हुआ है। तो टेल मी कैसे करेंगे? 45(4) करने के पहले 9 भी कर लिया होना चाहिए, और वो तो 9 भी हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन को आंसर देने के चक्कर में कर ही लिया ना। तो सी 9 बी का आंसर क्या आया था एक्सएन कंपनी के केस में? 19,60,000 आया था। ओके, ये तो 9 बी का कैपिटल गेन था। अब इसमें टैक्स वैक्स भराने के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तीनों पार्टनर में शेयर करना है। 3 क्यों बोला? क्योंकि एक्सएन कंपनी में भी कुछ 3 ही पार्टनर है। ओके, तो टेल मी इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होता है? इसमें 12.5% टैक्स लगेगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% आ गया। सरचार्ज का भी सोचना चाहिए, लेकिन इन लोग का कैपिटल गेन 1 करोड़ के अंदर ही अंदर है, और पार्टनरशिप फर्म को सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर हुआ तो 12% आता है। सोचना चाहिए, लेकिन है नहीं इधर। तो 19,60,000 पे 12.5% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना 17,05,200 आएगा। प्रॉफिट तो इतना था 9B वाला, और टैक्स हम लोग ने कैलकुलेट किया, फिर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और उसमें तीनों पार्टनर में शेयर करेंगे तो अपने रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा 1/3 है। और प्रेम का ओरिजिनल कैपिटल क्या था? क्वेश्चन में होमवर्क करने वाले देखे होंगे, नहीं देखा हो तो देखो बता देता हूँ। चलो बता देता हूँ, ये दिया है हर पार्टनर का ओरिजिनल कैपिटल 32 लाख दिया था, लेकिन वो कैपिटल एडजस्ट हो जाएगा 32 लाख में, ये ऐड हो जाएगा। इधर क्या है 568,400, तो 32 प्लस 568,400 क्या हो गया 37,68,400। फिर दिस यू टू कंपेयर विद मनी एंड मनी वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड। ये देखो ये 45(4) आ गया। एक सेन वो रिटायरिंग पार्टनर को दिया क्या? ये देखो नागपुर जमीन और थोड़े पैसे दिए। ये पता है सबने कहाँ दिया था? इधर देखो, नागपुर जमीन और 15 लाख रोकड़ा दिया था। नागपुर ज़मीन की वैल्यू 45 लाख है, और पैसा तो 15 लाख है। तो नागपुर ज़मीन भी हमने सोचा उसको रोकड़ा करके ही दे दिया है, तो 45 लाख प्लस 15 60 लाख दिया था, और उसका कैपिटल कितना है? एडजस्टेड कैपिटल 37,68,400, तो 45(4) आ गया। ओके, ये किसके लिए था? एक्सएन कंपनी के लिए। फिर व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन टैक्सेबल? एक सेकंड रुको, ये नहीं बात हुई। ये 45(4) का आंसर किधर गया? हाँ, ये 45(4) का जो कैपिटल गेन है इसका नेचर कैसे मालूम पड़ता है? शॉर्ट लॉन्ग, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिमेनिंग एसेट। ये 45(4) का एक्चुअल गेन इज बिकॉज ऑफ द एसेट लाइंग विद द फर्म। मैंने बताया था जो एसेट फर्म के पास पड़े उसके लिए रिटायरिंग पार्टनर क्या बोलता है? ये एसेट आप लोग रखोगे, हमने मिलके बनाए थे। तो रिटायरिंग पार्टनर उसमें मुंह मार रहा है ना। तो ये गेन पर्टेन्स टू द एसेट जो फर्म के पास रिमेनिंग पड़े। तो टेल मी एक्सएन कंपनी के कौन से एसेट पड़े हैं, उसका नेचर देख के मालूम पड़ेगा शॉर्ट लॉन्ग ना। और सी एक्सएन कंपनी ने नागपुर लैंड तो रफा दफा कर दिया, वो तो बिक ही गया। तो एक्सएन कंपनी के रिमेनिंग एसेट्स कौन से? पुणे लैंड, मुंबई लैंड, गुडविल, ये सब रिमेनिंग एसेट्स है। तो उसको पर्टेन करता है 45(4) का कैपिटल गेन, और उसको रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। इन विच रेशियो? अप्रिसिएशन रेशियो। और जो गुडविल को पर्टेन करेगा वो तो शॉर्ट टर्म होता है। मैंने बोला फॉर्म के बाद जो रिमेनिंग एसेट डेप्रिशिएबल हुआ, सेल्फ जनरेटेड, तो शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट लाइफ हुआ तो शॉर्ट टर्म, तो गुडविल तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। और बाकी पुणे लैंड और मुंबई लैंड को जो पर्टेन कर रहा है वो लॉन्ग टर्म। लेकिन सी वो मैंने सॉल्यूशन में बाद में देखा, क्योंकि बाद में अलग से पूछा भी है क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन 3 में क्या पूछा था? व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर 45(4) फॉर वायन कंपनी? वायन कंपनी के लिए 45(4) आना ही नहीं चाहिए। अरे वायन कंपनी का तो डिसोल्यूशन हुआ है, 45(4) रिटायरमेंट में ही आता है। सी 45(4) बोलना क्या चाह रहा है कि एक निकल गया, बाकी लोग बैठे, और बाकी लोग रिमेनिंग एसेट्स का मजा उठाएंगे आगे। तो रिटायरिंग पार्टनर क्या बोलता? तुम्हारे पास जो एसेट पड़े उसमें मेरा दे दो हिस्सा, और उसी पे गवर्नमेंट मुंह मार रही है ना। लेकिन ये सब बातें तो रिटायरमेंट में सूट होती है, और वायन कंपनी का तो रिटायरमेंट जैसा कुछ है ही नहीं, डिसोल्यूशन है। तो इधर 45(4) एप्लीकेबल नहीं है। तो इधर क्वेश्चन ने पूछा वायन कंपनी का 44 निकल, इसको मुंह तोड़ जवाब क्या देना चाहिए भाई?
YN company में 45(4) will not apply because this section applies only in case of reconstitution. However, in case of YN company there is a dissolution. फिर चौथा पॉइंट क्या था? What would be the amount apportioned to land at Pune, land at Mumbai to be reduced from the full value of consideration for computing capital gain of such asset when sold at a future date? ये पता है, मैंने बताया था 44 में जो अभी टैक्स लग जाता है वो अभी तो टैक्स आ जाएगा, लेकिन इन एसेट्स को जो फ्यूचर में बेचेंगे तो सेल कंसिडरेशन में लेस होता है। तो वो सब सिखाया हुआ है मैंने, वो कैसे करना पड़ेगा। तो 45(4) का आंसर देखो कितना था। एक्सएन कंपनी का 45(4) इतना था ना, इसको डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन पुणे लैंड, मुंबई लैंड और गुडविल, क्योंकि एक्सएन कंपनी का जो रिमेनिंग एसेट है, रिमेनिंग देखना चाहिए, वो पुणे, मुंबई और गुडविल है। और उसका एप्रिसिएशन रेशियो में करोगे तो ये देखो मैंने करा के रखा है, ये रेशियो आ रहा है। पुणे का लैंड कुछ 35 से अप्रिशिएट हुआ है और मुंबई का 162 और गुडविल 70 से, तो ये अप्रिशिएशन रेशियो में डिवाइड किया है। ओके, और ये कैपिटल गेन का अमाउंट तो कहाँ से आया था? 45(4) का आंसर है। ओके, मैंने बताया ना, सम खाली दिखने में बड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट तुमको क्लास में बताया था उसी के ऊपर है। ओके, इसीलिए से मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ। एग्जाम में सेम सम नहीं आता है, लेकिन सी दिस प्रूव्स कि कैसा भी सम आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर तो दे ही पाते ना। ये मुझे बच्चों को आजकल बता के थक जाता हूँ। बोले मतलब एक स्टूडेंट से अभी जस्ट बात हुई, अभी एग्जाम चल रही है ना, आज एग्जाम है CA फाइनल DT की। ओके, तो मतलब उसको मैंने बोला कॉन्सेप्ट बुक उससे देखा ही नहीं, सम्स पे सम्स किए जा रही है। मेरी सम वाली बुक कर रही है, ये सम किया वो सम किया, एक सम में उसको डाउट आया, मैंने बोला भाई ये डाउट अपनी कॉन्सेप्ट बुक खोल, देखा है तुमने? वो नहीं खोला, नहीं वो खोला ही नहीं है। और कॉन्सेप्ट बुक में बताया देख उधर क्या लिखा है, हाँ तो आंसर क्लियर हो गया ना। अरे सम्स तो उलझने होती है, और उलझने तो दुनिया में हजारों क्रिएट हो सकती है। उसका हल क्या है? कॉन्सेप्ट बुक, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। इसे तो मैं किसके ऊपर बैंक कर रहा हूं कि मैं बच्चे का फंडा क्लियर करूंगा। मेरा भी फोकस उसी पे होता है, कि मुझे पता है CA इंस्टीट्यूट को ऐसे पपलू पेपर नहीं सेट करेगी कि सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर दिया, कुछ क्रिएट करके डालेगी। लेकिन वो क्रिएशन में जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही सॉल्व कर पाएगा ना। So my focus is also on that. Your focus should also be on that. We should be on same page. नहीं तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने सोच रहा हूँ और बच्चा नहीं अपने सम सॉल्व करने के पीछे पड़ा है। अरे सम सॉल्व करना होता है यार, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर, फिर सम 10 कर, 50 कर, जितना टाइम है वो हिसाब से कर। कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड।